ओके बेटा, सो वर्कशॉप डे 9, 4 टॉपिक्स हमने करने हैं आज की क्लास में। इनइक्वालिटीज, इनइक्वालिटीज के साथ हमने करना है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड डीके, जो नया टॉपिक आपका ऐड हुआ है। साथ में हमने करना है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड डीके के साथ हमने करना है ट्रिग्नोमेट्री। और लास्टली हमें करना है एक टॉपिक, 4 टॉपिक्स होंगे। इनइक्वालिटीज, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड डीके, ग्राफ ऑफ फंक्शंस, चारों इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स स्टार्ट। हम स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री से, इनइक्वालिटीज से। बेटा इनइक्वालिटीज में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, आपसे डिस्कस करते हैं कि इनइक्वालिटीज के बेसिकली 3 रूल्स हैं। ठीक है, 3 रूल्स आपने याद रखने हैं जिस पर साइन आपकी फ्लिप हो जाती है। ठीक है, सबसे पहला रूल जो है, फॉर एग्जांपल आपके पास अगर एक वेरिएबल है, उसका आंसर उस पर नेगेटिव की साइन है। ठीक है, तो और ग्रेटर की साइन है। हम करते क्या थे, अगर मैं इक्वल्स टू यहाँ लगा दूं तो मैं क्या करता था, एक्स को कह देता -5 है, ऐसा ही है। अगर -x = 5 होता तो मैं कह देता था एक्स की वैल्यू -5 है, ऐसा ही है। बट यहाँ पे क्या होगा, जब इनइक्वालिटी होगी -x > 5, तो क्या होगा, एक्सेस और ये फ्लिप हो जाएगी साइन। ठीक है जी, फ्लिप हो गई। क्यों? क्योंकि -5 चला गया। जब -5 चला जाता है तो फ्लिप हो जाती है साइन। पहला रूल ये याद रखना। दूसरा रूल बेटा ये याद रखना है कि दोनों जगह अगर माइनस है, माइनस माइनस जब मैं कट करूंगा ना तो भी साइन फ्लिप हो जाएगी। ये 2 रूल हो गए। अच्छा बेटा, तीसरा रूल क्या होता है कि अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए। पहला दूसरे रूल में तो क्या था कि माइनस अगर दूसरी साइड पे चला गया तो साइन फ्लिप होनी है। दूसरा रूल है कि माइनस और माइनस कैंसिल हुआ तो साइन फ्लिप होनी है। बेटा तीसरा रूल कहता है हमें कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर लेसर देन इक्वल टू की साइन है, बेटा ध्यान से सुनना, लेसर देन इक्वल टू की साइन है। आपने क्वाड्रेटिक को तो प्रॉपर्ली जैसे सॉल्व करते हैं वैसे ही करना है। मैंने क्या कहा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, लेसर देन इक्वल टू की साइन हो, तो आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व करना है। जैसे इक्वल्स टू होता है सॉल्व नहीं करते, उसी तरीके से सॉल्व करना है। बट ये लेसर देन की साइन है ना बेटा, तो लेसर देन की साइन में हमेशा याद रखना है रेंज बनेगी। याद रख लो, मैं इसको अगर लॉजिकली समझाऊंगा समझा सकता हूँ, मगर बहुत लंबा हो जाएगा और शायद आपको याद रहे नहीं भी रहे। तो फिलहाल आपने याद रखनी है कि अगर लेसर देन इक्वल टू की साइन है तो रेंज बननी है। जैसे क्वाड्रेटिक है उसी तरह सॉल्व करो और इस तरह रेंज बना दो कि अगर 2 आंसर्स आ गए 3 और 7, तो हमने लिखना है 3 से लेके 7 तक आंसर है। तब ये लेस साइन लगा दी हमने, और 3 से लेके 7। अगर इसी साइन को मैं हटा कर ग्रेटर देन इक्वल टू कर दूं, बेटा तो रेंज नहीं बनेगी फिर। अगर ग्रेटर देन कर दूंगा ना मैं इसको, तो रेंज आपकी नहीं बनेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल ग्रेटर देन आ गई साइन, तो हमें आंसर्स को सेपरेटली लिखना है। देखो मैंने रेंज में नहीं लिखा, मैंने ये नहीं लिखा कि 3 से लेके मेरा 7 तक आंसर है, ये मैंने नहीं लिखना। क्यों? क्योंकि जब लेसर देन होगा जब ये आएगा रेंज बनेगी। ग्रेटर देन है तो हमने सेपरेटली लिखना है कि 3 से बड़ा है। 3 मतलब 3 से 7 तक आंसर नहीं है हमारा। 2 आंसर है ना, तो उसके बीच में आंसर नहीं है हमारा। अगर लेसर देन होगा तो हम लिखेंगे कि 3 से 7 तक का आंसर है, रेंज बनाएंगे। ग्रेटर देन है तो हम लिखेंगे बेटा कि 3 से छोटा है और 7 से बड़ा है, सेपरेट आंसर्स आएंगे। ये बात क्लियर है? तो फार गुड। अच्छा बेटा, अगर आपके पास 3 इक्वेशन इनइक्वालिटी आ जाए तो उसको हम कैसे सॉल्व करें? बेटा इसको सॉल्व करने के लिए आपने ये जो 3 इक्वेशन इनइक्वालिटी है ना, तो उनको दो दो करके सेपरेटली कर दो। दो दो करके क्या कर दो, सेपरेटली कर दो। अच्छा बेटा, दो दो करके सेपरेटली कैसे करेंगे? इसको सेपरेटली सॉल्व करेंगे और इसको सेपरेटली सॉल्व करेंगे। मतलब ये जो बीच वाला है दोनों में आ रहा है। इसको सेपरेटली किया सॉल्व, उसको सेपरेटली किया। बेटा ये बातें याद रखना, मैं बार बार कह रहा हूँ। मैं वही टॉपिक्स आपको पक्के करा रहा हूँ जो P2 में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कोई भी सवाल हो पूछ लेना, आखिरी आखिरी दिन है, शर्माना नहीं है किसी ने। जो सवाल हो, छोटे से छोटा सवाल हो, पूछ लो। अभी शर्माने का टाइम नहीं है पेपर में, वरना फिर रिग्रेट करोगे। 2x + 5 लेस देन x + 3 लिख दिया हमने, इसको सेपरेटली लिखा और उसको सेपरेटली लिखा। ठीक है, बीच वाला जो है वो दोनों में आ रहा है। ठीक है, ये जो दूसरा वाला है उसको भी हम अलग से लिखेंगे इस तरह। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। जैसे करते हैं इक्वेशन को सॉल्व, एक्स वहां ले जाएंगे, 5 को इधर ले आएंगे। ये बन जाएगा 2x - x और 3 - 5। ठीक है, ये क्या बन गया हमारे पास, x और लेस देन -2। बेटा साइन चेंज नहीं हुई है, यहाँ पे फ्लिप नहीं हुई है। कोई वजह नहीं थी। 3 वजूहत, ये 2 वजूहत में से तो कोई नहीं थी जिसमें साइन फ्लिप हो जाती है। ये जो 2 वजूहत थी उसमें से तो कोई नहीं थी कि माइनस माइनस कैंसिल भी नहीं हो रहा या माइनस वहां पे भी नहीं जा रहा, इस तरह तो नहीं हो रहा। हमने साइन फ्लिप नहीं की, उसी तरह लिखा।
अच्छा बेटा, दूसरे अगर आंसर की देखें हम यहाँ पे, उसको भी इसी तरह सॉल्व करेंगे हम। -4x उधर लेके जाते हैं, इट विल बिकम x-4x। और 3 को हम नेक्स्ट साइड पे लेके जाते हैं, इट विल बिकम 7-3। इट विल बिकम -3x और ये बन जाएगा 4। बेटा x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -4/3। अच्छा बेटा, अब ये जो साइन है बेटा, क्योंकि देखो अब ये बात समझना है इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ कि आपने ये वाली साइन फ्लिप कर देनी है। क्यों कर देनी है, समझना है इस चीज को। ये माइनस वाली चीज मैं दूसरी साइड पे लेके गया हूँ, या मल्टीप्लाई हो रहा था वहां जाके डिवाइड हो गया। जब कोई चीज मल्टीप्लाई हो रही हो माइनस वाली, दूसरी साइड पे लेके जाऊंगा तो साइन फ्लिप होगी। जैसे यहाँ पे था, ये माइनस वाला नंबर या मतलब माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो वहां जाके एक तरह से डिवाइड हो गया या माइनस उसको मिल गया, तो साइन क्या हो गई थी बेटा? फ्लिप हो गई थी। जब भी माइनस वाला नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो, मैंने क्या कहा? मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो दूसरी जगह जाके क्या हो जाएगा बेटा? डिवाइड तो होगा। अगर माइनस वाला नंबर है, इस वजह से साइन क्या हो जाएगी बेटा? फ्लिप हो जाएगी। माइनस वाला नंबर दूसरी जगह जाके डिवाइड होता है और फ्लिप हो जाती है। बात समझ आ रही है? क्लियर है यहाँ तक? किसी का कोई सवाल? क्लियर है? अगर इसी को देखें तो इसको भी हम ये वाली चीज को और ये वाली चीज को, इन दोनों को हम सेपरेटली लिखेंगे। 2x-5 इज लेस देन 25। और दूसरा इसको भी हम लिखेंगे, इट विल बिकम 25 <3x + 6। ठीक है? अच्छा बेटा, ये दोनों आ गए। अब हम x की वैल्यू निकालेंगे। किस तरह निकालेंगे? x को एक जगह रखेंगे, बाकी सारी चीज़ों को दूसरी जगह। 25 + 5, इट विल बिकम 30। और x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? 15 डिवाइड हो गया। यहाँ पे माइनस वाला नंबर तो नहीं था ना? ऐसा तो नहीं था कि मैं -2 को वहां डिवाइड करूं? अगर यहाँ -2 होता, मैं पूरे को वहां डिवाइड कर रहा होता, तो बेटा साइन मेरी क्या हो जाती? फ्लिप हो जाती। अगर -2 को मैं वहां डिवाइड कर रहा होता तो साइन मेरी क्या हो जाती बेटा? फ्लिप हो जाती। ये बात याद रखनी है। बट माइनस ही था, पॉजिटिव ही था, वहां जाके डिवाइड हो रहा है, तो साइन फ्लिप नहीं होगी। ठीक है बेटा? इसी तरह अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करूँ इस इक्वेशन को, क्या करूंगा? 6 को दूसरी साइड पे ले जाऊंगा। ठीक है? 25 - 6 हो जाएगा आपका 19। और एक्स की वैल्यू बेटा क्या आ जाएगी? 19/3। ठीक है? क्लियर है? अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल आपसे क्वेश्चन में पूछना सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स बताओ, इंटीजर वैल्यूज बताओ, बेटा 1 से लेके 4 तक इंटीजर वैल्यूज क्या है? अब देखो 1 यहाँ इंक्लूड होगा। 1, 2, 3 और 4 सबको इंक्लूड किया मैंने। 1 से लेके 4 तक सारे नंबर्स बताने थे, रेंज था, तो 1, 2, 3, 4 सारे लिख दिए, और 1 और 4 भी इंक्लूड है क्योंकि इक्वल्स टू लगा हुआ है। यहाँ पे अगर देखें -2 से 3 तक सारे नंबर्स बताने हैं, तो -2 देखो इंक्लूड है, क्यों? क्योंकि इस पे इक्वल्स टू की साइन है। तो -2, -1, 0, 1, 2 और 3 नहीं लिखेंगे हम। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि 3 इंक्लूड नहीं है, साइन नहीं है इक्वल्स टू की। ठीक है? क्लियर है यहाँ तक? अगर यहाँ बात करें, यहाँ भी इंटीजर वैल्यूज बतानी, अब 3 इंक्लूड नहीं है, तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 4, 5, 6, ये 3 नंबर देखेंगे। ये 3 को इंक्लूड नहीं करेंगे हम। क्यों? क्योंकि इक्वल्स टू की साइन नहीं है। इसी तरह यहाँ 4 से 8 तक है, मगर 4 भी इंक्लूड नहीं है और 8 भी इंक्लूड नहीं है। 5, 6 और 7। इसी तरह 3.5 से 7.5। अब 0.5 बच्चे क्या गलती करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, स्टार्ट कर देते हैं 4.5, 5.5, 6.5। बेटा 0.5 में लिखना ही नहीं है, इंटीजर वैल्यूज है। तो 3.5 से सबसे पहला नंबर आगे क्या आएगा? 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 भी आएगा रेंज में। 7.5 नहीं लेंगे, ये 0.5 में नहीं लेना। ठीक है बेटा? ये इंटीजर वैल्यू सेट ऑफ वैल्यूज का भी क्वेश्चन आता है और आ सकता है आपके पेपर में। इसी तरह अगर नंबर लाइन की बात करें, मैं थोड़ा सा जल्दी जा रहा हूँ क्योंकि हमने ये सब डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। बस ये थोड़ा सा रिवाइज हो जाए, मैंने चाहा फिर हम पास और क्वेश्चन कर सकें इसके ताकि। अच्छा बेटा, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अच्छा, जब एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, जब आपको नंबर लाइन बनानी है, 2 पे हम क्या करेंगे बेटा? एक सर्कल बना देंगे। ग्रेटर बोला है मतलब 2 से आगे, 2 से आगे इस तरह एरो बना दिया। अच्छा, अब एक और बात समझनी है, यहाँ अगर इक्वल्स टू हुआ ना बेटा, अगर इक्वल्स टू है तो उसको मुझे शेड करना है, ये बात याद रखनी है। इसी तरह अगर मैं आपसे कहता हूं कि एक्स इज लेस देन 3, बेटा 3 पे सर्कल बनेगा। लेस देन है मतलब 3 से पहले, 3 से पहले हम बना देंगे पूरी लाइन। बेटा इसको शेड करेंगे नहीं करेंगे, मेन बात ये है, यहाँ पे सिर्फ लेसर देन है, यहाँ पे सिर्फ लेसर देन है। उसका मतलब क्या है कि यहाँ पे शेड नहीं होगा। ये जो सर्कल है यहाँ पे शेड नहीं होगा। ठीक है? क्योंकि सिर्फ लेस देन है। यहाँ इक्वल टू की साइन थी तो यहाँ शेड किया था मैंने। इसी तरह अगर यहाँ बात करें, -2 से लेके बेटा कहाँ तक जाना है? 4 तक जाना है। -2 से कहाँ जाना है? 4 तक जाना है। क्या करेंगे हम?
बेटा -2 पे भी सर्कल बनाएंगे, ये रेंज है ना, और 4 पे भी सर्कल बनाएंगे, और दोनों लाइनों को मिला देंगे, दोनों को मिला देंगे दोनों सर्कल। शेड कहाँ करेंगे? जहाँ -2 है, -2 पे -2 है बेटा, तो यहाँ शेड हो जाएगा -2 पे। क्लियर है? बाकी ये दो क्वेश्चंस फिर आप लोग ट्राई करना है इनको। आगे चलते हैं, आइडेंटिफाई द इक्वेशन। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शेडिंग वाला क्वेश्चन अगर आता है तो ये चीज़ आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह याद रखनी है। आइडेंटिफाई द इक्वेशन। अच्छा, अब आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? कोई भी इक्वेशन को हम आइडेंटिफाई कैसे करें? तो आइडेंटिफाई करने का तरीका ये है कि आपने सबसे पहली बात याद रखनी कि y इक्वल्स टू की लाइन, मतलब सिंगल वेरिएबल की लाइन पहले मैं आपको बताऊंगा, जिसमें या तो y इक्वल्स टू होगा या फिर x इक्वल्स टू होगा। जिसमें पहले या तो सिर्फ y इक्वल्स टू है और कोई दूसरा वेरिएबल नहीं है, सिर्फ y है तो y ही वेरिएबल है, या x है तो x ही वेरिएबल है। अगर सिर्फ y वेरिएबल है तो हमेशा याद रखना हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी इस तरह। जैसे फॉर एग्जाम्पल y इक्वल्स टू 2 है, इसके अंदर x या दूसरा वेरिएबल तो नहीं है ना, सिर्फ y इक्वल्स टू 2 है, 2 पे लाइन बन जाएगी। अगर y इक्वल्स टू -1 है तो y इक्वल्स टू माइनस लाइन पे हॉरिजॉन्टल बन जाएगी। y इक्वल्स टू 3 है तो 3 पे बन जाएगी। समझ आ रही है बात? तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाती है जब सिंगल वेरिएबल हो। फॉर एग्जाम्पल y इक्वल्स टू 2 की लाइन बनानी है तो वो किस तरह बनेगी? इस तरह। y इक्वल्स टू -1 की लाइन बनानी है तो किस तरह बनेगी बेटा? इस तरीके से। ये सिंगल वेरिएबल की लाइन है। इसी तरह अगर x इक्वल्स टू की लाइन होगी तो वर्टिकली स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसे, जैसे x इक्वल्स टू 1 है तो वर्टिकली स्ट्रेट लाइन बन गई। x इक्वल टू 3 है फॉर एग्जाम्पल, तो ये वर्टिकली स्ट्रेट लाइन बन गई। बात समझ आ रही है? x इक्वल टू -1 अगर होगी, वर्टिकल इस तरह स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ठीक है जी, ये बात क्लियर होती है। इसी तरह अगर मैं बात करूं, ये दो दो लाइन वर्टिकल हॉरिजॉन्टल की हो गई, इसको पहचानना भी अब आसान हो जाएगा आप लोग के लिए। बट अगर मैं बात करता हूं कि अगर लाइन डायगनली आ गई, फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से या फिर इस तरीके से, ठीक है, इनको कैसे जज करना है? बेटा इस लाइन की इक्वेशंस होती हैं y इक्वल्स टू mx प्लस सी। इन लाइन की इक्वेशंस क्या होती हैं? y इक्वल्स टू mx प्लस सी। दोनों लाइन की इक्वेशन होती है y इक्वल्स टू mx प्लस सी। अब m क्या होता है और c क्या होता है? तो इन लाइन को पहचानने का तरीका यह है कि ये लेफ्ट साइड से ऊपर की तरफ लाइन जा रही है ना बेटा, लेफ्ट साइड से कहाँ जा रही है? ऊपर की तरफ लाइन जा रही है। इनका जो ग्रेडियंट होता है ना बेटा, पॉजिटिव होता है। लेफ्ट साइड से ऊपर की तरफ लाइन जा रही है मतलब ग्रेडियंट क्या है बेटा? पॉजिटिव। लेफ्ट साइड से नीचे की तरफ लाइन आ रही है, लेफ्ट साइड से अगर हम देखना शुरू करें तो नीचे की तरफ लाइन आ रही है, तो ग्रेडियंट बेटा क्या होगा इसका? हमेशा याद रखना नेगेटिव होगा। छोटी छोटी बातें याद रखनी है। अच्छा बेटा सी क्या होता है? इसमें सी होता है वाई इंटरसेप्ट, जैसे ये सी है और ये सी। ये लाइन को पहचानने के लिए आपको काम आएगी। अभी हम आगे शेडिंग देखेंगे ना, तो लाइन को पहचानने के लिए आपको ये बहुत काम आएगी। अच्छा, कुछ शेडिंग की चीजें आपने याद रखनी है जो यहाँ मैंने बहुत आसान चीज अल्फाजों में लिख दी है, कि अगर फॉर एग्जाम्पल लाइन के ऊपर या फिर आगे, राइट साइड पे, आगे मतलब राइट साइड पे, अगर ऊपर या आगे शेड है तो ग्रेटर देन की साइन आएगी। इसी तरह लाइन के अगर नीचे, देखो चार तरह की लाइन हो सकती है, यूं 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 या यूं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, या फिर डायगनली ऊपर या नीचे की तरफ आ रही हो लाइन। अगर ऊपर की तरफ शेड है, आगे राइट साइड पे शेड है, तो आपने ग्रेटर की साइन लगानी है। अगर नीचे की तरफ शेड है या फिर लेफ्ट साइड पे शेड है, तो बेटा आपने लेसर देन की साइन लगानी है। बेटा याद रखना है कि ग्रेटर देन की साइन ये होती है और लेसर देन की साइन ये होती है। ये बात याद रखना। ये जो मैंने अभी यहां से पढ़ाया ना, इन आइडेंटिफाई द इक्वेशन, ये मेरे ख्याल से होपफुली बहुत ज्यादा टेस्ट होगा आपके पेपर में, मतलब शेडिंग का क्वेश्चन टेस्ट होना ही है इंशाल्लाह। तो ये बात याद रखनी है पूरा इनइक्वालिटी का। अब इसका क्वेश्चन भी देखते हैं शेडिंग का। अच्छा बेटा एक बात याद रखनी है कि अगर सॉलिड लाइन हुई ना, तो इक्वल्स टू भी आएगा ग्रेटर और लेसर के साथ। जैसे मैं बोला ना ग्रेटर हो, तो अगर ऊपर शेड है मगर लाइन सॉलिड है, जैसे यहाँ सॉलिड लाइन बनी हुई, डॉटेड नहीं बनी हुई, सॉलिड, तो मैं इसके साथ इक्वल्स टू भी डालूंगा। जैसे सॉलिड लाइन है, इस पर डॉट 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 वाली लाइन तो नहीं है, तो ये लेसर देन के साथ इक्वल्स टू भी आएगा। ये बात याद रखनी है आपको। ठीक है जी, आगे चलता है। तो डॉटेड लाइन मतलब सिर्फ ग्रेटर या लेसर की साइन डालेंगे। सॉलिड लाइन ग्रेटर देन इक्वल्स टू या लेसर देन इक्वल्स टू की साइन डालेंगे। ठीक है, सॉलिड लाइन में क्या होता है? इक्वल टू की साइन आती है, डॉटेड लाइन में इक्वल टू की साइन नहीं आएगी। अच्छा बेटा ये तो समझ लिया। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं पेपर टू के ही। अब हमसे कहता है क्या है, मई जून 2025 में पेपर टू में आया था ये क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन 7, मतलब लास्ट ईयर पेपर टू में आया था ये क्वेश्चन, आपके वेरिएंट में नहीं था। अच्छा, राइट डाउन ऑल द इंटीजर वैल्यूज ऑफ एक्स दैट सेटिस्फाई द इक्वेशन।
अब आपको क्या कह रहे हैं, इंटीजर वैल्यूज बताओ एक्स की, -3 से 1 तक। अब क्या करेंगे हम, बस सिंपल वैल्यूज लिखेंगे, -3, -2, -1, 0 और 1। 1 लिखेंगे, क्या 1 लिखना चाहिए हमें? नहीं, 1 पे इक्वल्स टू नहीं है, -3 लिखना चाहिए। यस, -3 लिखना चाहिए क्योंकि इक्वल्स टू है। हम यहाँ पे 1 नहीं लिखेंगे, बस ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? इसी तरह अगर मैं नीचे बात करूं, मुझे कहते हैं फाइंड द थ्री इनइक्वालिटीज दैट डिफाइन द अनशेडेड रीजन। अनशेडेड रीजन मतलब ये जो आर है, अनशेडेड रीजन आर, इसको हमें डिफाइन करना है। ठीक है, 3 इनइक्वालिटीज है, 4 मार्क का है, और मैं इसी तरह का क्वेश्चन बोल रहा हूँ, एक्सपेक्ट कर रहा हूँ पेपर में आपके आने का, पेपर 2 में। अच्छा, अब देखना, समझना इस चीज को। ये जो अनशेडेड रीजन है, ये एक ये वाली लाइन के ऊपर की तरफ है, ये एक ये वाली लाइन के नीचे की तरफ है, और एक ये वाली लाइन के ऊपर की तरफ है, ऐसा ही है। मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन के तो ऊपर की तरफ है, ऐसा ही है। बट ये वाली जो लाइन है ना, इसके नीचे की तरफ है, पेपर 2 का ही क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं ये वाली लाइन देखूँ ना, ये जो लाइन है डॉटेड, इसके नीचे की तरफ है, ऐसा ही है। अच्छा, ये वाली लाइन कैसे बनती है, कोई बता सकता है? जल्दी से बताएं चैट पे, ये वाली लाइन कैसे होगी? ये वाली लाइन की इक्वेशन क्या होगी? यस, वाई इक्वल्स टू 2। ये वाली लाइन की इक्वेशन है वाई इक्वल्स टू 2। अच्छा, मगर इसके नीचे शेड है, इसके क्या है, इस डॉटेड लाइन के नीचे की तरफ शेड है, तो मैं क्या लिखूंगा, वाई इज लेस देन 2। अब मुझे कोई बता सकता है यहाँ इक्वल्स टू आएगा या नहीं आएगा? लेस देन 2 तो लिख दिया मैंने, अब इक्वल्स टू आएगा या नहीं आएगा? क्या यहाँ इक्वल्स टू आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? बेटा डॉटेड लाइन है, डॉटेड, मैंने क्या बताया था, डॉटेड लाइन में इक्वल्स टू नहीं आएगा, तो एक इनइक्वालिटी तो आपकी ये बन गई, इसका 1 मार्क था। ठीक है, 4 में से 1 मार्क तो इसका मिल गया आपको। ठीक है। अच्छा बेटा, अगर ये सॉलिड होती, ये बिल्कुल इस तरह बनी होती, डॉटेड नहीं बनी होती, तो मैं यहाँ इक्वल्स टू डालता। ठीक है। अच्छा, अब ये वाली लाइन अगर देखें, तो ये वाली लाइन के ऊपर शेड है, और ये वाली लाइन के भी ऊपर। अब मेरे पास ये वाली लाइन की इक्वेशंस नहीं है, ये वाली लाइन की इक्वेशंस ही नहीं है। बेटा इस लाइन की इक्वेशन कैसे निकलेगी? जब भी मुझे इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी होती है बेटा, क्या दो चीजें चाहिए होती हैं? क्या दो चीजें चाहिए होती हैं? ग्रेडियंट और एक्स वाई कोऑर्डिनेट। अच्छा बेटा, ग्रेडियंट कैसे निकलेगा? इट्स वेरी सिंपल, यू कैन टेक आउट 2 पॉइंट्स। आप 2 पॉइंट्स इसमें अंदर से निकालो, सही, कोई भी 2 पॉइंट्स, इट्स अप टू यू। यू कैन टेक दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, यू कैन टेक दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, इट्स अप टू यू। कोई भी 2 पॉइंट इस लाइन पे उठाओ, सही है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट एज एक्स वाई कोऑर्डिनेट, और उससे ग्रेडियंट का फॉर्मूला लगाओ। कोई भी 2 पॉइंट उठाओ और उससे एक्स वाई का फॉर्मूला लिखो। ठीक है। तो हम अगर इससे, अगर एक्स वाई का फॉर्मूला लगाएं, मतलब फॉर एग्जांपल पहले 2 पॉइंट्स उठाएं, जैसे मैंने ये वाला पॉइंट उठाया, दिस विल बी 2,0, और मैंने ये वाला पॉइंट उठा लिया 0,2। ठीक है, इस लाइन पे मैंने कोई भी 2 पॉइंट उठा लिए, आप ये उठा लो, कोई मसला ही नहीं है, ये वाला और ये वाला। अब ये वाला और ये वाला उठा लो, इट्स अप टू यू। ठीक है, आपने 2 कोऑर्डिनेट्स उठाए, इन 2 कोऑर्डिनेट से आपने ग्रेडियंट का फॉर्मूला लगाना है। व्हाट्स द फॉर्मूला फॉर द ग्रेडियंट? y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। बेटा y2 क्या है आपका 2, x2 क्या है आपका y2 आपका क्या है 2, y1 क्या है 0, 2 - 0, 2 - 0, ठीक है, 2 - 0 और x2 माइनस x1, 0 - 2, 0 - 2। बेटा आपके ग्रेडियंट की वैल्यू क्या आ रही है? आपकी ग्रेडियंट की वैल्यू आ रही है 2/-2, 2/-2 इज -1। आपका ग्रेडियंट क्या आ गया, -1। बेटा जब आपका ग्रेडियंट -1 आ गया, आपका ग्रेडियंट -1 आ गया, अब आपने एक्स वाई कोऑर्डिनेट कोई भी इस लाइन के कोऑर्डिनेट ले लो, जैसे 2 लिए हैं ना, उसमें से कोई भी एक यूज कर लो, 0,2। ठीक है, इक्वेशन बना दो। इक्वेशन क्या बनेगी? y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। m की जगह हम क्या लिख देंगे बेटा, -1x। ठीक है, y और x की जगह उसकी वैल्यूज लिखो, 0 और 2। 2 यहाँ लिखा, -1, 0 प्लस सी, और c की वैल्यू बेटा क्या आ गया आपकी 2। जब C2 आ गया आपके पास, C आपके पास 2 आ गया, आपने इक्वेशन लिखी, इक्वेशन क्या बनी, y इक्वल्स टू -1x प्लस 0 प्लस 2। ये इक्वेशन बन गई आपका। बेटा इक्वेशन बनाने का 1 मार्क है, इक्वेशन बनाने का 1 मार्क है। ये बन गया आपका y इक्वल्स टू -x प्लस 2। अब इस लाइन की इक्वेशन के ऊपर शेड है, ऊपर शेड है, तो हम क्या लिखेंगे बेटा, ग्रेटर लिखेंगे, y इज इक्वल्स टू की जगह क्या लिख देंगे हम, ग्रेटर लिख देंगे।
ग्रेटर देन -1x+2। अच्छा बेटा, अब ये समझना है कि ये ग्रेटर तो लिख दिया हमने, ग्रेटर के साथ इक्वल टू की साइन आएगी या नहीं आएगी? बेटा सॉलिड लाइन है, इक्वल टू की साइन आनी है। सॉलिड लाइन नहीं होती तो इक्वल टू की साइन नहीं आती, तो ये आंसर होगा। अगर इक्वल टू की साइन नहीं डाली तो फिर वही मार्क्स कट जाएंगे आपके। ठीक है, यहां तक क्लियर है। इसी तरह अब तीसरी वाली लाइन, तीसरी वाली लाइन हमारी ये है, इसकी भी इक्वेशन बना लेते हैं। बेटा अगर इसकी इक्वेशन बनानी है, अगेन इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए क्या दो चीजें चाहिए? इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए क्या दो चीजें चाहिए? ग्रेडियंट एंड एक्स वाई कोऑर्डिनेट। अच्छा, इसका एक और तरीका है, मैं आपको बताता हूँ। वो मतलब जाहिर है आपको देखना होगा कि सी आपको दिख रहा हो। जैसे अगर यहाँ मैं देखूँ तो सी मैंने क्या कहा था, जो वाई इंटरसेप्ट पे कट रहा हो, वाई इंटरसेप्ट पे 2 पे कट रहा है ना, तो सी देखो 2 आया है। तो मुझे इस इक्वेशन के लिए सी अलग से निकालने की जरूरत नहीं थी, स्टिल मैंने निकाल के दिखा दिया कि अगर नहीं दिख रहा हो तो आपको निकालना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे भी मैं देखूँ तो मेरा सी क्या है, जीरो है। सी की वैल्यू क्या है, वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी में सी की वैल्यू जीरो है। बट स्टिल अगर मुझे डायरेक्टली निकालना है तो भी मैं निकाल सकता हूँ। जैसे निकालने का, अगर निकालना पड़ जाए तो मुझे निकालना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, अगर मैं ग्रेडियंट निकालूं इसका, ग्रेडियंट निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, मुझे दो कोऑर्डिनेट्स चाहिए होंगे। अच्छा बेटा, दो कोऑर्डिनेट्स कैसे आएंगे? इस पॉइंट, इस लाइन पे दो कोऑर्डिनेट्स, कोई भी दो पॉइंट ले लो, एक ये ले लो, एक ये वाला कोऑर्डिनेट ले लो 0,0। ठीक है। फिर एक ये वाला कोऑर्डिनेट ले लो, -2, -1। ठीक है, 0,0 -2, -1। अच्छा, ये कोऑर्डिनेट्स ले लिया आपने दोनों, ग्रेडियंट निकालेंगे y2 -y1 से। सो y2 इज -1 -0 ओवर x2 इज -2 -0। ठीक है बेटा, अगर -1 ओवर -2 विच इज 1/2, ये आपका ग्रेडियंट आ गया। ग्रेडियंट आ गया आपका। बेटा ग्रेडियंट आ गया आपके पास, एक्स वाई कोऑर्डिनेट का मैं क्या करूंगा? एक्स वाई कोऑर्डिनेट हो गया 0,0। ठीक है, कोई भी कोऑर्डिनेट ले सकते हो ना, ये और ये इस लाइन पे। इक्वेशन बनाना सिखा रहा हूँ, वैसे भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका है इंपॉर्टेंट ना, मैंने बताया था, मगर उसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इंपॉर्टेंट है। इक्वेशन बनाने से आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की चीजें भी अच्छी तरह सीख सकते हो। अच्छा, वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी अगर हम लगाएं, वाई की जगह क्या लिखेंगे, जीरो। एम की जगह लिखेंगे -1/2। एक्स की जगह जीरो। सी की वैल्यू आ जाएगी, सी की वैल्यू देखो जीरो ही आ रही है। मैंने क्या कहा था शुरू में, सी की वैल्यू आप डायरेक्टली भी देख सकते थे, जीरो ही आएगी, और देखो हमने निकाल के भी देखी, जीरो ही आ रही है। वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी आपसे लिखेंगे, वाई इक्वल्स टू एम की जगह मैंने माइनस सॉरी 1/2 लिखा। ठीक है, एक्स प्लस जीरो, ये मेरे पास इक्वेशन आ गई। बेटा फाइनल आंसर नहीं है, अब क्या करेंगे हम? ये जो इक्वल्स टू की जगह है, क्योंकि इसके ऊपर शेड है तो ग्रेटर लगेगा। क्या इक्वल्स टू लगेगा? यस लगेगा। क्यों? क्योंकि सॉलिड लाइन है, समझ रहे हो बात? सॉलिड लाइन है तो ग्रेटर लगा के 1/2x प्लस जीरो। प्लस जीरो नहीं भी लिखोगे तो मार्क नहीं कटेगा। ठीक है जी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने थोड़ा डिटेल में, थोड़ा सा तेज समझाया मगर डिटेल में समझाया। अगर किसी को समझ नहीं आया तो पूछ ले, वरना फिर लेक्चर अपलोड करूंगा, उसमें भी देख सकते हैं। कोई सवाल है जल्दी से बताओ, वरना आगे चलें। अच्छा, इसकी बात करें, राइट डाउन ऑल द इंटीजर्स, अभी इस तरह का क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? ये मई अक्टूबर नवंबर में भी इसी तरह का क्वेश्चन आया, पेपर 2 में ही आया है, देख रहे हो, पेपर 2 में अब वो इनइक्वालिटी का सवाल पूछ ही रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ इनइक्वालिटी इंपॉर्टेंट है आपके पेपर 2 के लिए। ये देखो नीचे भी पेपर 2 का क्वेश्चन है ना, इनइक्वालिटी का सवाल पेपर 2 में अब देना स्टार्ट कर दिया इन्होंने, मई जून 2022 का, खैर वो। तो ये अक्टूबर नवंबर 2024 का क्वेश्चन है, इसमें राइट डाउन ऑल द इंटीजर दैट सेटिस्फाई द इक्वेशन। अच्छा, अब सारे इंटीजर्स लिखने जो इसके बीच में आ रहा हूँ। -3/2 का मतलब क्या? अगर किसी को नहीं भी पता, वैसे तो -1.5 होता है, अगर किसी को नहीं भी पता, कैलकुलेटर तो अलाउड है वो आपके लिए। -3/2 विच इज -1.5। -1.5 से लेके आपको वैल्यू बतानी है, -1.5 से लेके आपको वैल्यू बतानी है 3 तक। इसमें 3 इंक्लूड नहीं है। बेटा -1.5 से 3 तक कौन कौन सी वैल्यू, अगर नहीं भी समझ आती नंबर लाइन बना लो। तो -1.5 से 3 के बीच में कौन कौन सी वैल्यू आ रही है? -1, 0, 1, 2, 3 इंक्लूड करेंगे। बेटा ये देखना है, ये चीज बेटा मार्क्स फजूल फजूल के नहीं अपने गवा देना। यहाँ पे लिखा हुआ है इक्वल टू नहीं है तो 3 नहीं इंक्लूड करेंगे। -1, 0, 1, 2, ये आपके सारे कोऑर्डिनेट्स आगे बीच के। ये सबसे आसान क्वेश्चन है, इसमें मार्क्स नहीं लूज करना।
ठीक है बेटा, ये वाला क्वेश्चन है, क्या कर रहे हैं, इसको बोला था अलग अलग सॉल्व करेंगे हम, इसको अलग इसको अलग। तो -8 4x-3, ठीक है, ये अलग, और 4x-3 के साथ 7। अच्छा, इसको मैं वैसे तो इस तरह भी करा रहा हूँ, एक और तरीके से करा देता हूँ जो ज़्यादा आसान है, वो भी आप यूज़ कर सकते हो, मसला नहीं है। प्रेफर करूंगा वो वाला यूज़ कर लो, ज़्यादा बेहतर है, तो आपको रेंज वेंज याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, मैं एक तो ये वाला मेथड करा रहा हूँ जो मैंने आपको पीछे भी सिखाया था। ठीक है, 4x-3 7। अब करना क्या है आपने, x की वैल्यू निकालनी है, तो 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, जब वहाँ डिवाइड होगा तो 2 बन जाएगा, 8/4 is 2। अच्छा बेटा, 3 माइनस में है, वहां जाके क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा। x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 1। एक तो ये आ गई, दूसरी वैल्यू क्या आ गई बेटा, अगर दूसरी वैल्यू की मैं बात करूं तो, और पहले मेरा वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, इट विल बिकम x-3 ग्रेटर देन 7/4। ठीक है, अब क्या करूं बेटा, 3 को उधर भेज दूं, कैलकुलेटर तो अलाउड है ना, 7/4 प्लस 3 कर देंगे हम, क्या आंसर आता है, 7/4 प्लस 3, 7/4 प्लस 3 विच विल बी 19/4। ठीक है जी, तो ये हो सकता है। अच्छा, अगर मैं आपको बोला था दूसरा मेथड दिखा दूं, सेकंड मेथड सिखा दूं, सेकंड मेथड में आपने करना क्या होगा बेटा, सेकंड मेथड में आपने करना क्या होगा कि उनको अलग अलग नहीं लिखना है, एक साथ सॉल्व करना शुरू कर दिया। जैसे -8 और 4x-3 और ये 7 लिखा है, राइट। अब आपने करना है क्या है, 4 को इधर भी डिवाइड, मतलब जो चीज एक साइड पे करो दोनों साइड पे करना शुरू कर दो, 4 को यहाँ भी डिवाइड करो वहां भी डिवाइड करो, इट विल बिकम -8/4 x-3 और 7/4। ठीक है, ये बन गया -2 x-3 7/4। ठीक है, ये मैं प्रेफर करता हूँ ये मेथड यूज करो, ठीक है, सेकंड मेथड। इसके बाद करना क्या है, 3 आपका यहाँ माइनस हो रहा है तो वहां जाके प्लस होगा दोनों जगह पे। तो -2 + 3 यहाँ भी होगा, और 7/4 + 3 आपका यहाँ भी होगा। बेटा ये बन जाएगा 1, ये आपका बन जाएगा 7/4 + 3 = 19/4। ये एक रेंज बन गई एक ही आंसर में, रेंज बनाने की आपको जरूरत नहीं पड़ी, और मैं प्रेफर करता हूँ यही यूज कर लो। यहाँ शायद एग्जामिनर आपका मार्क काट दे क्योंकि आपने रेंज नहीं बनाई हुई ना, अलग अलग आंसर लिखा हुआ है, इस वजह से कह रहा हूँ। ठीक है, तो इस वजह से आई वुड प्रेफर कि आप यही मेथड यूज कर लो। अच्छा बेटा, इसको सॉल्व करना है इनइक्वालिटी को, तो किस तरह सॉल्व करेंगे, एक्स की वैल्यू निकालनी है, पहले इसको ओपन करते हैं ब्रैकेट को। 3 × 2 क्या हो जाएगा बेटा, 6, और 3 × x इज 3x। अच्छा बेटा, -3x इस साइड पे आ जाएगा, इट विल बिकम, बहुत आसान क्वेश्चन है, बन गया 10x। 6 x की वैल्यू निकालने के लिए 10 को डिवाइड करेंगे, अब ये समझना, ये सिर्फ 10 है पॉजिटिव। ठीक है, ये जब वहां डिवाइड होगा तो साइन फ्लिप नहीं होगी, -10 होता अगर और ये वहां जाता तो साइन फ्लिप हो जाती। ये बात समझनी है कि ये सिर्फ 10 है पॉजिटिव, वहां जाके डिवाइड होगा तो साइन चेंज नहीं होगी, साइन वही रही। अगर ये माइनस होता वहां जाके डिवाइड होता तो साइन फ्लिप हो जाती। ये बात समझ आ रही है। अच्छा बेटा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3/5 बन गया। आंसर की जगह पर आंसर नहीं लिखोगे मार्क्स कट जाएंगे। अच्छा, ये अब आप खुद सॉल्व करोगे। ठीक है, अभी मैंने पहले करा दिया, ये भी अभी मैंने पीछे करा दिया इस तरह के क्वेश्चंस। ठीक है, यहाँ पे हमारा खत्म हो गया इनइक्वालिटीज का। घर पे कोशिश करना थोड़े से इस तरह के क्वेश्चंस करो, ये जो मैंने कराए हैं, पहले खुद ट्राई करो ये वाला क्वेश्चन, पास पेपर में और ट्राई करो इस तरह के क्वेश्चंस। इफ यू वांट मोर क्वेश्चंस फॉर दिस टॉपिक यू कैन आस्क मी। वैसे तो कुछ मैंने यहाँ छोड़े हैं, ये तो करना ही है, बट ये वाला जो शेडिंग वाला है ना, अगर और क्वेश्चन चाहिए तो पूछ लेना। मैंने P1 के लिए भी कराए थे, वो वाले P1 के भी प्रैक्टिस कर सकते हो, मस्ता नहीं है, P2 में वो पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन छोड़ा हुआ है, ये भी आप लोग प्रैक्टिस करना घर पर, मुझे बताना, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्राफ ऑफ फंक्शंस। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका ये टॉपिक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं गारंटी देता हूँ ये आपका क्वेश्चन आएगा ही आएगा पेपर 2 में, इसके बगैर पेपर नहीं बन सकता, एग्जामिनर इसके बगैर पेपर 1 2 मिला के नहीं बना सकता। ठीक है, अच्छा जी, इसको हम डायरेक्टली डिस्कस करेंगे क्वेश्चन से। मतलब मैं बता देता हूँ उसमें होता क्या है, इसमें आपको ग्राफ बनाना होता है, प्लॉटिंग करनी होती है, प्लॉटिंग का 1 2 मार्क होते हैं, फिर ग्राफ बनाना होता है उसके 2 3 मार्क होते हैं, टेंजेंट की लाइन बनानी होती है उसके 2 3 मार्क होते हैं। मतलब आपके समझो 6 से 7 मार्क, 5 से 6 मार्क्स आपके इसी 3 चीजों में होते हैं कि प्लॉटिंग, सॉरी, सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स निकालना, प्लॉटिंग, कर्व को बनाना और टेंजेंट बनाना, इसी के 5 से 6 7 मार्क आपके 3 2 3 पार्ट्स के होते हैं। फिर लास्टली आपने ये करना होता है कि
एक आध सवाल वो सॉल्यूशन टू द इक्वेशन और इस चीज के 2-3 मार्क के क्वेश्चन पूछ लेते हैं और 9-10 मार्क का क्वेश्चन बनता है इसका। ठीक है। अच्छा जी, इस क्वेश्चन में हमें कहता है कि y इक्वल टू 4 पावर x। जब भी हमें टेबल का आंसर निकालना हो, जैसे कह रहे हैं कंप्लीट द टेबल, राइट, तो हमें सिंपल, बहुत आसान है। आपको x की वैल्यूज दी हुई है, आपको बस y की वैल्यूज निकालनी है। आपने करना है कि x की वैल्यू 0 है तो 4 की पावर में आपने क्या करना है, 4 के पावर में आपने x की जगह 0 लिख देना है, y की वैल्यू आ जाएगी 1। आप कैलकुलेटर में चेक कर लो 4 पावर 0 क्या होता है, 1। ठीक है, तो हमने लिख दिया यहाँ पे क्या बेटा, 1। इसी तरह 0.5 आपने क्या करना है, 4 की पावर में लिखना है x की जगह पे। x की जगह पे क्या किया बेटा मैंने, 0.5 पुट कर दिया, तो मेरे पास y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू मेरी आएगी, मैं कैलकुलेटर में चेक करता हूँ, आपका आ जाएगा वैसे 2। हाँ 2 आ रहा है। ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, ये मत भूलना बेटा, कैलकुलेटर में चेक कर लेना, कैलकुलेटर अलाउड किया है एग्जामिनर ने तो यूज जरूर करना। ठीक है। अच्छा एक और बात समझो, अगर ये मैं अलग अलग करना नहीं चाह रहा तो मैं इस इक्वेशन को पूरे को लिख सकता हूँ। 2-3 पॉइंट्स प्लॉट करने को दिए हैं और इक्वेशन बड़ी दी हुई है, तो आप क्या करो, इस इक्वेशन को कैलकुलेटर के अंदर लिख लो। किस तरह, समझना है ध्यान से। अब इक्वेशन क्या है, y इक्वल्स टू 4 पावर x, ऐसा ही है। 4 पावर x को मैं इक्वेशन को कैलकुलेटर में इस तरह लिखूंगा, मैंने लिखा 4। ठीक है, पावर में x है ना, आप पावर पे ले गए। पावर में x कैसे लिखें, आपने दबाना है, प्रेस करना है अल्फा। ठीक है, अल्फा का बटन है शिफ्ट के बराबर में, उसको प्रेस किया, और जो ब्रैकेट क्लोज का बटन है उसके ऊपर देखो x लिखा हुआ है, उसको मैंने पुट किया। ये देखो 4 पावर x, आपने पूरी इक्वेशन डाल दी। इसी तरह जैसे भी इक्वेशन हो x होगी तो x इस तरह डालेंगे, अल्फा दबा के ब्रैकेट क्लोज का बटन। ठीक है, अल्फा दबा के ब्रैकेट क्लोज का बटन दबाएंगे तो x आ जाएगा। ठीक है, इक्वेशन लिख दी मैंने। बेटा इक्वेशन लिखने के बाद आपने क्या करना है, देखो शिफ्ट के नीचे CALC लिखा हुआ है, कैल्क, CALC, इसको प्रेस करना है, प्रेस कर दिया। प्रेस करने के बाद अब x की वैल्यूज पुट करते जाओ। 0 है, 0.5 है, इसको पुट करेंगे। जैसे x की वैल्यू 0 है, मैंने 0 0 दबाया, उसके बाद इक्वल से दबा दिया। तो जब x की वैल्यू 0 है तो मेरा आंसर क्या दे रहा है, 1 दे रहा है, जैसे मैंने निकाला। अब मुझे x की वैल्यू 0.5 पे लगानी है, तो मैंने अभी कैलकुलेटर को छेड़ना नहीं है, मैंने वापसी कैल दबाना है। इक्वेशन दली हुई है, बस मुझे कैल दबाना है। बेटा जब कैल दबाओगे और 0.5 लिखोगे, क्योंकि 0.5 पे चाहिए x की वैल्यू, और इक्वल से दबाएंगे तो हमें आंसर क्या दे रहा है, 2 दे रहा है। इसी तरह जैसे फॉर एग्जांपल ये नहीं दी हुई होती 4, 1 पे ही मुझे वैल्यू चाहिए थी, मैं वापसी कैल दबाता और 1 लिखता तो मेरी वैल्यू आ जाती 4। इसी तरह 1.5 की भी मैं निकाल सकता हूँ, वैसे तो इन्होंने दी हुई है, बट नहीं दी हुई होती तो मैं कैल दबा के निकाल देता। इसी तरह वापसी कैल दबाया, 2 लिखा तो क्या आ रहा है, 16। वापसी कैल दबाया, 2.5 किया तो क्या आ रही है, 32। वापसी कैल दबाया, 3 दबाया तो मेरे पास क्या आ रही है, 64। तो इस तरह सारे आंसर्स मैं निकाल सकता हूँ। इक्वेशन बस पुट करना मैंने सिखा दी, उसके बाद कैल दबाना आप। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, ये इसका कंप्लीट टेबल करने का 1 मार्क है। अगर 2-3 वैल्यूज, 3-4 वैल्यूज होती तो 2 मार्क दे देते वो आपको। ठीक है, इसके बाद कहते हैं ड्रॉ करो ग्राफ, ये वाला, यही वाला। ठीक है, कहाँ से 0 से 3 तक, बस हमें प्लॉटिंग करनी है। वो जो टेबल ऊपर बना हुआ है ना, उस टेबल की वैल्यूज को प्लॉट करनी है यहाँ पे। ठीक है। अच्छा बेटा प्लॉटिंग कैसे करेंगे, लेट्स सी। तो आपके पास 0 पे 1 है, x 0 पे क्या है बेटा, 1। तो आपने ये देखना है x 0 और y 1, x 0 y 1। ये जो यहाँ पे जो खेल होता है ना, है 3 मार्क का, है 3 मार्क का। 3 मार्क ऐसे फ्री के नहीं है, वो देंगे, बगैर देख के देंगे ये कहाँ पॉइंट मार्क की है। ये मत सोचना कि एग्जामिनर पागल है, आगे पीछे मार्क कर दिया और बोला कि एग्जामिनर देख लेगा। वो बहुत ध्यान से देखते हैं, एक एक पॉइंट को देखते हैं। अच्छा भाई देखेगा किस तरह होगा ये सीन, कि आपको ये देखना है कि ये 0 है और ये 10 है। बेटा इसके बीच में कितने बॉक्सेस हैं, 10 है, मतलब क्या, एक बॉक्स आपका 1 1 का है। ये देखना बहुत जरूरी है, एक बॉक्स आपका किस किस का है, 1 1 का है। अब आपको 0 पे 1 मार्क करना है ना, तो x 0 और y 1 यहाँ मार्क होना चाहिए, बिल्कुल यहाँ मार्क होना चाहिए। ऐसा ना हो कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ मार्क करो, यहाँ मार्क करो, यहाँ मार्क करो, एग्जामिनर आपको मार्क देगा, मार्क दे देगा। ये एक्सपेक्ट मत करना, एग्जामिनर बहुत ध्यान से देखते हैं ये चीजों को, स्कैन होता है आपका पेपर, तो आपने यहाँ मार्क करना है पूरा 1 पे। हाँ मार्क करा मैंने 1 पे। ठीक है बेटा, इसको प्रॉपरली बोल्ड कर दो भले, या सर्कल बना दो इस तरह। ठीक है, तो इस तरह अगर आप बना दोगे तो क्लियर रहेगा। आगे चलते हैं। इसके बाद 0.5 पे 2 है बेटा, एक्स जब आपका 0.5 है, y 2 है। अब ये भी देखना, x 0.5 बच्चे यहाँ देख रहे होते हैं, ये देखो ये 0 से लेके 1 तक है, 0.5 इसका आधा होगा, आधा आपका यहाँ होगा, राइट, बिल्कुल 10 बॉक्सेस बाद आधा। 0.5 आपका यहाँ है, 0.5 पे हमें कहाँ बनाना है पॉइंट,
0.5 पे हमारा पॉइंट है 2 पे। ये ध्यान से देखना हो तो बॉक्सेस बहुत ध्यान से देखना हो तो 0.5 पे 2, 2 मतलब यहाँ पे, राइट, तो मैं यहाँ बना दूंगा सर्कल के साथ। ठीक है, इसी तरह थर्ड पॉइंट आपका क्या है बेटा, x1 पे y4, x1 है y4, 4 मतलब 1 2 3 और 4 यहाँ पे, तो मैंने यहाँ बना दिया। देखो ये भी गलत बना दिया, 5 बना दिया 4, 1 2 3 4, ठीक है जी, ये मैंने बना दिया। इसके बाद हमें क्या कहते हैं, एक्स 1.5 पे 8, एक्स 1.5 पे 8, 1.5 आपका बेटा यहाँ है, उस पर 8 पॉइंट मार्क करना है, मतलब यहाँ पे। ठीक है जी, ये मार्क कर दिया, आगे चलते हैं। इसके बाद x2 पे y16, x2 आपका है यहाँ पे, y16 देखेंगे, 10 यहाँ पर है, 11 12 13 14 15 और 16। यस 16, 11 12 13 14 15 16, यस। ठीक है जी, यहाँ पे मार्क कर दिया हमने, आगे चलते हैं। इसके बाद क्या होगा, 2.5 पे 32, एक्स 2.5 पे वाई 32, 2.5 आपका यहाँ है, उस पर 32 मार्क करना है, 32 मतलब ये 30 है, 31 32। ठीक है जी, और लास्ट आपके पास आता है x3 पे y64, x3 पे y64, x3 पे y 60 61 62 63 64। ठीक है, ये बना लिया। अब एक बात याद रखना, ये बनाने के बाद पॉइंट्स को मैंने कल भी स्टैटिस्टिक्स में रिपीट की थी बात, यहाँ पे भी रिपीट कर रहा हूँ। जब स्टैटिस्टिक्स में हम क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बना रहे थे तो मैंने कहा था स्मूथ कर्व बनना चाहिए, ऐसा ना हो आप लोग स्केचिंग करो, स्केचिंग नहीं चल रही यहाँ पे, ठीक है। आपने क्या करना है, इन पॉइंट्स को प्रॉपरली एक ही हाथ से ड्रॉ करना है, ऐसा ना हो इस पे आप स्केचिंग करना शुरू हो जाओ कि ये बन गया, इस तरह नहीं स्केचिंग कर रहे हो आप, यूं एक एक करके यूं बनाया फिर यूं बनाया फिर यूं, इस तरह नहीं करना। एक साथ सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए आपने को ड्रॉ करना है। ठीक है, और इस ग्राफ से ही आपके आंसर नीचे वाले जो बोलेंगे ना वो निकलेंगे। पता चला आपने किसी और का ग्राफ देख लिया और आप अपना आंसर निकाल लो, ठीक है, मतलब आपने किसी और के आंसर्स देख के आपने लिख लिया अपना आंसर, और आपके ग्राफ से वो आंसर मैच नहीं कर रहा, एग्जामिनर आपको मार्क नहीं देगा, हालांकि आपका आंसर सही है फिर भी मार्क नहीं देगा। तो आपने अपने ग्राफ से आंसर लिखने, किसी और बच्चे ने किसी और के ग्राफ से, अपने ग्राफ से, क्यों, क्योंकि दोनों के आंसर्स थोड़े बहुत डिफरेंट हो सकते हैं, आगे पीछे हो सकते हैं, बहुत ज्यादा फर्क नहीं होगा मगर थोड़े बहुत होंगे डिफरेंट। ठीक है, इसका भी मैं एक तरीका बताता हूँ आपको इसमें ग्राफ ऑफ फंक्शंस में, कि आप कैलकुलेटर से अपना आंसर कैसे चेक कर सकते हो। ठीक है, मतलब ग्राफ के बाद अगर कोई क्वेश्चन पूछता है टेंजेंट का तो वो कैसे कैलकुलेटर से चेक होगा अभी बता दो। ठीक है भाई, यहाँ तक ग्राफ बन गया, यहाँ आपके 3 मार्क इसके थे ग्राफ बनाने के, और 1 मार्क आपका टेबल का स्मूथली ग्राफ बनाना है आपने, और यूं सर्कल बनाते रहना है जो जो पॉइंट बनेंगे, और स्केचिंग नहीं करनी। अच्छा बेटा, इसके बाद हमसे पूछता है बाय ड्राइंग अ टेंजेंट एस्टिमेट द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व व्हेन x इक्वल्स टू 2। हमें ग्रेडियंट निकालना है जब x की वैल्यू क्या हो बेटा, 2 हो। x की वैल्यू 2 पे हमें क्या करना है, ग्रेडियंट निकालना है। अच्छा अब करेंगे क्या, हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है कहाँ, x इक्वल टू 2 पे। बेटा x इक्वल टू 2 पे आपने क्या ड्रॉ करना है, टेंजेंट ड्रॉ करना है, टेंजेंट की लाइन हम बनाएंगे पहले तो x इक्वल टू 2 पे। बेटा x इक्वल टू 2 का है, ये ये वाला पॉइंट है ना x इक्वल टू 2 का, इस पे हमें टेंजेंट बनानी है। क्या बनानी है, टेंजेंट का मतलब होता है एक पॉइंट को टच करते हुए जा रही हो, एक पॉइंट को टच करते हुए जा रही हो उसको टेंजेंट बोलते हैं। बेटा टेंजेंट की लाइन जैसे अब टेंजेंट कभी भी ऐसे नहीं बनेगी, ये बात समझ लो, टेंजेंट ऐसे नहीं बनेगी, जैसे कर्व जा रहा है ना वैसे ही टेंजेंट बनेगी, मगर सिर्फ टच एक पॉइंट पे करेगी, ऐसे 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 नहीं बनानी, सिर्फ ऐसे बनानी है। ठीक है भाई, कैसे बनेगी, ये हम इस पॉइंट को टच करेंगे और अपने हिसाब से टेंजेंट प्रॉपर्ली बना देनी है। अब यही टेंजेंट का आंसर का ग्रेडियंट की मैं बात कर रहा था, कि आपके आंसर और आपके दोस्त के आंसर अलग आ सकते हैं, तो जरूरी नहीं है आप उसको चीटिंग करके आप आंसर लिखोगे तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि आपने चीटिंग की है। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे टच करते हुए मैंने भिजवा दी, इस पॉइंट पे टच किया और भिजवा दी। अब भिजवाने के बाद हमें क्या करना है, ये टेंजेंट बना दी, अब क्या करें हम, इसे बना लेते हैं। ठीक है, अच्छा एक कोऑर्डिनेट तो हमें पता है 2 पे क्या है, 2 पे क्या है,
एक तो हमें पता है ना 2 पे टेंजेंट था ना, और 2 पे 16 है। आपने ये बनाने के बाद, टेंजेंट बनाने के बाद आपने दो कोऑर्डिनेट्स निकालने इस लाइन पे। जैसे हमने अभी इनइक्वालिटी में उस लाइन पे दो कोऑर्डिनेट्स निकाल के ग्रेडियंट निकालते थे, इसी तरह यहाँ भी ग्रेडियंट निकालने हैं ना, एस्टिमेटेड ग्रेड। आपने इस लाइन पे दो पॉइंट्स निकालने हैं इस लाइन पे, और उससे ग्रेडियंट का फॉर्मूला लगाना है। कौन सा फॉर्मूला? y2 - 5 1/x2 - x1। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाना है। अच्छा बेटा, ये फॉर्मूला लगाने के लिए दो कोऑर्डिनेट्स चाहिए, वही दो कोऑर्डिनेट्स इस लाइन पे निकालेंगे। तो एक कोऑर्डिनेट जो है ना वो गिवन है, उन्होंने खुद बोला हुआ है ना इस पे टेंजेंट बनाओ, तो वही वाला कोऑर्डिनेट एक तो ले लो। कौन सा वाला? 2, 16 वाला। 2, 16 वाला। 2, 16 मैंने एक कोऑर्डिनेट ले लिया। देखो ना, 2 पे 16 है, ये रहा। ठीक है, तो 2 पे 16 तो एक कोऑर्डिनेट ले लिया। दूसरा, आप कोई भी इस लाइन पे ले लो। अब जाहिर है आपके दोस्त ने जो इसकी जो लाइन बनी होगी शायद इस तरह बन रही हो, आपकी लाइन इस तरह बन रही है, तो ग्रेडियंट दोनों का डिफरेंट आ सकता है ना, थोड़ा बहुत तो डिफरेंट आएगा। क्या पता आपने जो ग्रेडियंट निकाला है वो, क्या कहते हैं, आपने क्या उसका चीटिंग करके लिख लिया, आपसे ग्रेडियंट नहीं निकला, आपको पता नहीं था, आपने उसका चीटिंग करके लिख लिया। एग्जामिनर इसके मार्क ही नहीं देगा आपको कि आपकी लाइन के हिसाब से ग्रेडियंट कुछ और आ रहा है। ठीक है, अब आप करोगे क्या? आप कोई दूसरा पॉइंट ले लो इस लाइन पे जो आसान सा हो, जो आपको लगे सही है। जैसे मैं अगर कोई दूसरा पॉइंट लूँ तो मैं लूंगा ये वाला। ये वाला क्यों? क्योंकि मुझे एक्स की वैल्यू देखनी है ना, 1.5 हो एक्स की वैल्यू, वरना मेरे लिए बहुत मसला कर देगी। मैंने 1.5 पे, ये कौन सा है, 1 2 3 और 4, 1.5 पे मैंने 4 ले लिया। ठीक है, y4। ये दो पॉइंट्स ले लिए। एक पॉइंट तो वही वाला जो गिवन था, एक पॉइंट मैंने और ले लिया। आप कोई भी पॉइंट ले सकते हो, आप ये वाला ले लो, 2.5 पे कोई पॉइंट ले लो। ठीक है, इट्स अप टू यू। अच्छा भाई, लेने के बाद आपने करना क्या है, इसकी लाइन की इक्वेशन निकालनी है। 2, 16 और 1.5, 4। ये कोऑर्डिनेट्स आ गए, इससे हम फॉर्मूला लगाएंगे y2 - 7। तो बेटा y2 - 7 14 - 4, और x2 - x1 2 - 1.5। आंसर क्या आता है आपका? 12/0.5 विच इज 24। ये आपका ग्रेडियंट आया। अच्छा, अब ये तो आ गया ग्रेडियंट। अब मैं कह रहा था मैं आपको चेक कराऊंगा आंसर ना। अब चेक करने के लिए आपने क्या करना है, आपने कैलकुलेटर ओपन करना है। कैलकुलेटर ओपन करने के बाद मेरे कैलकुलेटर में आप देखो, अल्फा के नीचे एक साइन बनी हुई है। अल्फा के नीचे देखो d/dx लिखा हुआ है, या फिर वो एक एस की तरह साइन बनी है और आगे dx लिखा हुआ है। इस तरह की साइन अपने कैलकुलेटर में ढूंढो। इस तरह की साइन अपने कैलकुलेटर में ढूंढ लिया, शिफ्ट दबाओ पहले और उस साइन को दबा दो जो मैंने बताई है। शिफ्ट दबा के उस साइन को दबा दो। शिफ्ट दबा के उस साइन को प्रेस कर दो। वो जो मैंने बटन बोला है, जो अल्फा के नीचे, मेरे कैलकुलेटर में अल्फा के नीचे, आपके कैलकुलेटर में शायद आगे पीछे हो। आपने क्या करना है, शिफ्ट दबा के ये वाला बटन प्रेस कर देना है जो मैंने बताया। इस तरह का बटन आपको दिख रहा होगा अपने कैलकुलेटर में, अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर है उसके अंदर आपको दिख रहा होगा इस तरह का बटन। ठीक है, आपने ढूंढना है और प्रेस कर देना है अपने कैलकुलेटर में, शिफ्ट दबा के। ठीक है, प्रेस करने के बाद आपके पास ये कैलकुलेटर में इस तरह शो हो रहा होगा जो मेरे कैलकुलेटर में हो रहा है। आपने करना है क्या है, d/dx से आगे जो जो आपके पास एक रेक्टेंगल बना है, इधर आप अपनी इक्वेशन डालो जो ओरिजिनल इक्वेशन है। ठीक है, इसको डाल दिया 4 पावर, पावर एक्स कैसे लिखेंगे, अल्फा दबा के ब्रैकेट क्लोज का बटन। ये इक्वेशन डाल दी मैंने अपनी कैलकुलेटर के अंदर। ठीक है, कैलकुलेटर की ट्रिक्स इसलिए बता रहा हूँ, कैलकुलेटर अलाउड है, तो आप अपने आंसर्स को सही से चेक कर सकते हो। अच्छा बेटा, एक्स की जगह हम क्या करेंगे, एक्स की जगह पे हम एक्स की जगह पे बेटा एक्स की जगह पे हम ये पुट करेंगे जहां इन्होंने टेंजेंट बनाने का बोला था, तो 2 पुट कर दिया। देखो हमारा आंसर क्या आ रहा है, हमारा आंसर आ रहा है 22.18। 24 के करीब है ना, सही है। 2 3 4 वैल्यूज के करीब करीब है, सही है। मतलब मैंने अपनी टेंजेंट की लाइन सही बनाई है, मैंने बिल्कुल सही किया, कोई गलती नहीं की। अगर ऐसा आंसर आ रहा है 55 60 और यहाँ पे आ रहा है कैलकुलेटर में 22, तो मुझे अपने ग्राफ को वापसी सही से प्रॉपरली देखने की जरूरत है और बनाने की जरूरत है, क्योंकि कैलकुलेटर में आंसर गलत नहीं बताएगा। उसके करीब करीब आना चाहिए। 22.18 है, मेरा 24 आ रहा है, सही है। तो मसला नहीं है, इतना इतना फर्क चलेगा। अगर बहुत ज्यादा होता तो फिर मसला होता। ठीक है, क्लियर है? ये थोड़ा सा समझना है इस चीज को। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? कोई सवाल? ठीक है, आगे चलते हैं। इन्होंने फोर्थ पार्ट पे हमसे पूछा है कि द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अब ये 2 3 पार्ट जो मैंने कराया ना आपको पहले, ये तो 5 6 मार्क के आ जाते हैं। देखो 3 4 5
6, ये तो आपने पक्का याद रखना है। 5 से 6 मार्क की ये चीजें तो आती ही आती हैं ग्राफ फंक्शन में। आगे जो सवालात होते हैं ना वो थोड़े से ट्रिकी होते हैं, थोड़ा दिमाग घुमाने वाले होते हैं, तो 2-3 मार्क आपके वहाँ आपने थोड़ा सा दिमाग खोल के करना है उसको। यहाँ पे आपको मार्क्स गेन करना है, यहाँ पे आपने थोड़ा सा सोच लगानी है अपनी इक्वेशन के लिए। करना क्या है, द इक्वेशन ऑफ द लाइन दिस कैन बी फाउंड फ्रॉम द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। बेटा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए क्या बात बताई थी मैंने आप लोगों को? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब साइमल्टेनियसली, याद है? साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इससे निकल रहे हैं ये वाली लाइन और ये वाली लाइन। मतलब क्या है कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन को हम इक्वेट कर रहे हैं, साइमल्टेनियसली सॉल्व कर रहे हैं, तो हमें ये बन रहा है। इन्होंने ये बोला कि सॉल्यूशन जो है इक्वेशन का, ये जो बन रहा है हमारा, इन दोनों को हमारा साइमल्टेनियसली सॉल्व करके बन रहा है एक तरह से। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब साइमल्टेनियसली। अच्छा बेटा, इसका मतलब क्या है कि इन दोनों को हमें इक्वेट करना होगा साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए, या फिर बेसिकली हमें जो y के इक्वल है इसको हमें y के इक्वल्स टू लिखना होगा। y के इक्वल ये है, सब्स्टिट्यूट करना होगा। बेटा अगर मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ 20x-12 y की जगह पे, तो ये बन जाता है, राइट? ये वाली चीज अगर मैं y की जगह सब्स्टिट्यूट करता हूँ, बेटा बस अब इस फॉर्म में बनाना है, मैं कुछ भी करके इस फॉर्म में, इस फॉर्म में बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, फॉर्म में बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, सारी चीजों को दूसरी साइड पे ले जाऊंगा। तो अगर मैं सारी चीजों को दूसरी साइड पे लेके जाता हूँ, तो मेरे पास 20x अगर उधर उधर चला जाएगा दूसरी साइड पे, -20x +12 = 0। अब देखो यहाँ थोड़ा सा इशू आ रहा है। क्या इशू आ रहा है? 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 4 पावर x, यहाँ मल्टीप्लाई है, एग्जामिनर ने थोड़ा आप लोगों के साथ खेल लिया। यहाँ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है। अब बच्चे यहाँ क्या गलती करते हैं समझ रहा, मैंने तो ये बताया है। बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे a की वैल्यू लिख देते हैं -20 और b की वैल्यू लिख देते हैं 12। गलत, रॉन्ग, नहीं मिलेगा मार्क एक भी। क्या करना है आपने, यहाँ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 4 पावर x से, हमें पूरी इक्वेशन से 3 मल्टीप्लाई करना होगा। ये 3 इसके बाद मल्टीप्लाई करने के लिए मुझे क्या करना होगा बेटा, पूरी इक्वेशन से 3 को मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ एग्जामिनर आप लोगों से खेल लिया। आपने क्या करना है, 3 को मल्टीप्लाई किया 4 पावर x से, 3 आपका 20 से मल्टीप्लाई हुआ -60x, 3 आपका 12 से मल्टीप्लाई हुआ 36 = 0। अब जो आंसर है ना ए और बी का, क्योंकि ये चीज आपकी सेम बन गई ना, कंपेयर कर रहा हूं मैं, तो ए की वैल्यू क्या हो गई बेटा, ए की वैल्यू हो गई -60 और बी की वैल्यू हो गई 36। ये थोड़ा सा समझना है। देखो यही दिमाग दिमाग आपका मेन लगेगा ग्राफ ऑफ फंक्शंस में, यहाँ पे। वहां तक तो सब हर बच्चा कर सकता है समझ के, यहाँ जो है ना मेन है आपके पास दिमाग लगाने वाला। अच्छा बेटा, आप कहते हैं बाय ड्राइंग ए लाइन, लाइन बनानी है आपको। किसकी लाइन बनानी है? इसकी लाइन बनानी है, ग्रिड ऑपोजिट, फाइंड ऑल द सॉल्यूशंस दिस। इसके लिए भी मैं आपके लिए हेल्प कर देता हूँ। करना क्या है आपको, आपको ये लाइन बनानी है ना, आप डिफरेंट कुछ पॉइंट्स ले लो, जो ग्राफ में एक्स के पॉइंट्स है ना वो ले लो। तो आपके पास है 0, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, जैसे यहाँ पे भी लिखे हुए थे। ये वाले कोऑर्डिनेट्स को आप अपने पास यहाँ लिख लो, एक टेबल बना लो अपने पास। एक्स लिखा मैंने, एक्स को लिखने के बाद क्या था बेटा, 0, 0.5, 1, 1.5। अगर आपने इतनी सारी वैल्यूज नहीं भी लेनी ना, आप ले लो 0, 1, 2, 0, 1, 2 और 3 तक जा रहा है ना, बस 3। ज्यादा वैल्यूज लेने की जरूरत भी नहीं है, 2 वैल्यूज से भी ग्राफ बन सकता है। बट अगर लेनी है 3-4 वैल्यूज तो ले लो, इन टीचर मसला नहीं है, जैसे मैं आज 4 ले रहा हूँ, ठीक है। अब y की वैल्यू निकालनी है, आपने क्या करना है, एक एक करके x की वैल्यू इसमें पुट करते जाना है, x की जगह पे, ताकि y वैल्यू आ जाए। बेटा अगर मैं x की जगह पे 0 पुट करता हूँ, तो y का आंसर क्या आता है, -12। y का आंसर मैंने -12 लिख दिया। ठीक है, y मैंने -12 लिख दिया। y -12 लिखने के बाद दूसरी वाली वैल्यू पुट करूंगा 1। जब मैं 1 पुट करूंगा बेटा, तो मेरे पास आंसर आएगा 8। इसी तरह मैं 2 पुट करूंगा। जब 220 को 2 से मल्टीप्लाई करके -12 करूंगा, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 40 - 12 = 28। 28, ठीक है। अच्छा, इसके बाद 3 की वैल्यू मैं x की जगह पुट करूंगा। जब 3 मैंने पुट किया x की जगह पे, तो 60 - 12 = 48। 60 - 12 आ गया आपका 40। ये एक टेबल बन गया ये। अब इन पॉइंट्स को आपने प्लॉट करना है पीछे ग्राफ में। 0 पे -12 है, तो 0 पे -12 मेरे पास नहीं है मेंशन, यहाँ पे तो बना ही नहीं सकता। ठीक है, कोई मसला नहीं है। इसके बाद मुझे कहते हैं 1 पे 8, सही है, 1 पे 8 बना देता हूँ, ये 1 है ना, उस पे 8 पे बना 8 बना देता हूँ।
जरूरी नहीं है सारे पॉइंट्स आपको मिल जाए ग्राफ में, क्यों? क्योंकि यहाँ पे है ही नहीं ग्राफ नीचे वाला -12 वाला, तो मैं बना ही नहीं सकता। तो जो है वो प्लॉट कर दो। जब 4 पॉइंट्स हैं उसमें से कोई 2-3 तो निकल के आएंगे ना। मैंने क्या कहा, 2 पॉइंट से भी आपकी लाइन बन जाती है, तो इतना मसला नहीं है। 1 पे 8 हम बना देंगे। तो एक्स जब 1 है, Y पे 8 बनाना है आपने। एक्स जब 1 है, Y पे आपने बना देना है। अच्छा, अगर X1 पे Y8 बनाओ, X1 पे Y8 है ना, और 2 पे क्या है, 28। 2 पे मैं 28 बनाऊंगा, और 3 पे 48, इन तीन को भी बना लूं और उनको ज्वाइन करके एक्सटेंड कर दूं लाइन, तो लाइन बन जाएगी मेरी। ठीक है। अच्छा, अगर मैं 1 पे बनाता हूँ, 1 पे मैंने बना देना है, 1 पे मैंने 8 बना दिया। ठीक है। फिर मैंने बनाना है 2 पे, 2 पे 28। 20 और 8 सही है, मैंने काउंट करना है प्रॉपरली। 3 पे मैंने बनाना है 48। X3 48, 48 हो गई। ठीक है। बस इनको स्केल से ज्वाइन कर लो। ये लाइन है ना, लाइन को तो हम स्केल से ज्वाइन कर सकते हैं प्रॉपरली, तीनों पॉइंट्स को आपने। उसको एक्सटेंड भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है आपने यहीं तक रहो। एक्सटेंड कर दिया मैंने। ठीक है, पूरा एक्सटेंड कर दिया करो, जो पॉइंट्स बनाए बनाए, बाकी इसको एक्सटेंड कर दो। ठीक है, ये 3 पॉइंट बना लिए, लाइन मेरी बन गई। इन्होंने बोला लाइन बनाओ, मैंने बना ली। फाइंड ऑल द सॉल्यूशंस ऑफ दिस, ये जो इक्वेशन है ना इसकी, मतलब इन ये कब बनी थी इक्वेशन, इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके, मतलब इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हो जहां पे, उसका आंसर आएगा ये वाली इक्वेशन का। तो बेटा इसका आंसर क्या आएगा, इन दोनों का, ये और ये वाली लाइन जो है, इन दोनों की इंटरसेक्शन। ये दोनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं बेटा, ये दोनों जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसकी कौन सी वैल्यूज बतानी है हमें, एक्स की वैल्यूज बतानी है। बट इसकी एक्स की वैल्यूज हम देख लेते हैं क्या है। इसकी अगर मैं एक्स की वैल्यू देखूं तो ये मेरी आ रही है, एक ये देखेंगे और एक ये देखेंगे। अगर मैं इसकी एक्स की वैल्यू देखूं, ये वाली क्या है, ये 2.5 है, सही है। ये 2.6, ये 2.7 आ गई, सही से काउंट भी करनी है। ठीक है, ये 2.1 थी, 2.2, 3, 4 और 2.5, 6 और 7, ये सही से, क्योंकि दो दो बॉक्स जो है ना वो 0.1 इंक्रीज कर रहा है। तो ये आपकी आ गई 2.7, और ये आ गई आपकी, अच्छा इसकी भी देख लेते हैं, 0.5, 0.6, 0.7। तो 0.7 आपकी ये आ गई। ठीक है, 0.7 मैंने यहाँ लिख दी। वैल्यूज हैं 2.7 और 0.7, एक्स की वैल्यू 0.7 और 2.7। होप सो ये क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, मैंने बड़ा क्वेश्चन इसलिए कराया, एक आध क्वेश्चन और करेंगे, मगर एक बड़ा क्वेश्चन इसलिए कराया ग्राफ फंक्शन, ताकि सारी चीजें क्लियर हो जाए आप लोग। आगे चलते हैं। ग्राफ हैज मैक्सिमम पॉइंट पी कॉमा क्यू, ये रहा। इसे मुझे निकालना है पी और क्यू की वैल्यू। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये पूरा क्वेश्चन कराने का मकसद ये था कि चीज समझ आ जाए। इस तरह का क्वेश्चन भी दे सकते हैं आपको पेपर 2 में। अच्छा बेटा, पी की वैल्यू कैसे निकलेगी, समझना इस चीज को, कि ये जो 2 पॉइंट्स है ना, ये जो 2 पॉइंट्स है, इन दोनों का जो जहाँ ये मतलब एक्स एक्सेस पे कट कर रहे हैं, इन दोनों का मिड पॉइंट होता है ये एक्स कोऑर्डिनेट, जो जो नहीं आपका मैक्सिमम या फिर मिनिमम भी, अगर इस तरह भी बना हुआ होता तो, ये जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है ना, ये वाला, ये मिड पॉइंट होता है इन दोनों पॉइंट में। तो मिड पॉइंट होता है इन दोनों को। मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे? मिड पॉइंट निकालने के लिए बेटा क्या करेंगे, हमारे पास ये -2 है, 4 है, तो -2 + 4 डिवाइड बाई 2। उसके बाद आपके पास आंसर क्या आएगा, 2/2 which is 1। तो पी की वैल्यू जो आ गई मेरी, क्या आ गई, एक्स कोऑर्डिनेट जो आ गया वो क्या आ गया बेटा, 1 आ गया। पी की वैल्यू तो बहुत आसान थी निकालना, इन दोनों का क्या है बेटा, मिड पॉइंट है, बीच का पॉइंट है, जो क्या आ रहा है आपका 1। मसला सारा आता है कि मैं क्यू की वैल्यू कैसे निकालूं। क्यू की वैल्यू मैं कैसे निकालूं, मुझे ये पता है क्यू जो है वो 8 से तो ऊपर ही है। क्यू की वैल्यू जो है वो यहाँ आएगी, राइट। वाई कोऑर्डिनेट है ना क्यू, तो ऊपर ही आनी है। अगर 8 से कितना ऊपर ये नहीं पता मुझे, बेटा इसके लिए मुझे क्या करना होगा कि इक्वेशन बनानी पड़ेगी।
एक इक्वेशन बनाने के बाद ही मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ, इसके अलावा मैं इसको सॉल्व नहीं कर सकता। क्या करूंगा मैं करूंगा क्या, मैं पहले एक इक्वेशन बनाऊंगा, ये -2 और 4 का। अगर मुझे इसकी इक्वेशन बनानी है तो मैं कैसे बना सकता हूँ, -2 और 4 जहाँ कट कर रहे हैं तो मैं कहूंगा एक्स, -4 और x+2। ये इक्वेशन बन गई। कैसे बनाएंगे, -2 था तो मैंने लिख दिया +2, और 4 था तो मैंने लिख दिया -4। ठीक है। अब मसला सारा ये, इस पे मैं देखूंगा कि अगर मैं x की जगह 0 डालता हूँ तो 8 आंसर आता है, x की जगह अगर मैं 0 डालता हूँ तो 8 आंसर आता है, x की जगह 0 डालता हूँ तो 8 आंसर आता है। तो मेरे पास -4 और 2, सॉरी, तो मेरे पास क्या आंसर आता है, -8 आता है। एक्स की जगह 0 डालता हूँ तो मुझे 8 चाहिए था, आया क्या है, -8। तो मुझे इस इक्वेशन को थोड़ा और चेंज करना पड़ेगा। तो इक्वेशन को थोड़ा, क्योंकि -8 आंसर आ रहा है तो मुझे यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इससे मल्टीप्लाई करने का माइनस क्यों, क्योंकि जब मैं एक्स की जगह यहाँ 0 डालूं, एक्स की जगह 0 डालूं तो मेरा एक आंसर ये वाला 8 आना चाहिए, क्योंकि एक्स 0 पे वाई 8 है। ठीक है, तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, माइनस -4 2, और इसका आंसर मेरा 8 आ गया। अब देखो, पहले -8 आ रहा था, पहले -8 आ रहा था, तो मुझे माइनस लगाना पड़ा पहले इक्वेशन में ताकि 8 आ जाए। अगर फॉर एग्जाम्पल 8 की जगह आ रहा होता 4, 8 की जगह हो तो 4, तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना होता। अच्छा जी, मैं आपसे रिपीट कर रहा हूँ ये वाली चीज। ये वाली चीज मैं आपसे रिपीट कर रहा हूँ ताकि क्लियर हो जाए ये वाली। अच्छा बेटा, ये जो पी और क्यू की वैल्यू है, ये निकालने के लिए हमेशा याद रखो, ये जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट के अंदर हमें क्या करना होता है, मिड पॉइंट के अंदर बेसिकली पी की वैल्यू निकालने के लिए अंदर हमें मिड पॉइंट निकालना होता है 4 और -2 का। तो बेटा 4 और -2 का हमेशा मिड पॉइंट निकालते हैं जब हमें अ, आपको मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट या जो टर्निंग पॉइंट है उसका एक्स कोऑर्डिनेट निकालना होता है, तो हमें मिड पॉइंट लेना होता है। तो 4 - 2 = 2, 2/2 = 1। ये तो बहुत आसान चीज है जिसकी अभी पी की वैल्यू है 1 मार्क की है। ये मुझे पी की वैल्यू मिल गई। अच्छा, क्यू की वैल्यू निकालने के लिए बेटा मुझे इक्वेशन बनानी होती है। सबसे पहले अगर मैं इक्वेशन बनाऊं, y = करके मैं करूंगा क्या, मैं y = करके ये जो दो कोऑर्डिनेट्स हैं जहां कट रहा है एक्स एक्सिस पे, मैं इससे इक्वेशन बना दूंगा। x+2 लिखा मैंने और x - 4 लिखा। 4 था मैंने -4 लिखा, -2 था +2 लिखा। अभी इक्वेशन कंफर्म नहीं है, ये मुझे इससे चेक करनी पड़ेगी। मुझे x की जगह 0 लिख के चेक करना है, x की जगह 0 लिख के मुझे चेक करना है कि मेरी y की वैल्यू सही आ रही है, 8 आ रही है या नहीं। x की जगह अगर मैं 0 लिखूं तो मैं चेक करूंगा तो मेरी y की वैल्यू आ रही है -8, 8 ही नहीं आ रही। तो मुझे यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा बेटा, क्या लगाना पड़ेगा, ताकि कंफर्म हो इक्वेशन। जब मैं माइनस लगा दूंगा, अब आप चेक करो, अगर यहाँ 0 लगा दूं मैं तो मेरी y की वैल्यू आ रही है 8। अब +8 जो आनी थी वो यार, मैं कह रहा हूँ अगर यहाँ 8 की जगह 4 आ रही होती, 8 की जगह क्या आ रही थी 4, तो मुझे इक्वेशन को सही करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना होता ताकि ये 8 बने। इक्वेशन मुझे सही बनानी पड़ेगी। जब मेरी इक्वेशन सही बन गई ना, जैसे अभी मेरी बन गई इक्वेशन सही, बस मुझे पी की वैल्यू निकालने, क्यू की वैल्यू निकालने के लिए एक्स की जगह, एक्स कोऑर्डिनेट तो है मेरे पास, विच इज 1। तो मैं एक्स की जगह क्या लिख दूंगा बेटा, 1।
तो y की वैल्यू बेटा मेरे पास क्या आ रही है, 9। ये मेरी q की वैल्यू हो गई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, ये इस तरह क्वेश्चन आपका आ सकता है कल के परसों के पेपर में। आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन ये वाला देख लेते हैं, चलो। हाँ ये वाले देख लेते हैं, बाकी आगे कुछ क्वेश्चंस डाले हुए हैं जो आप लोग ट्राई जरूर करना। एक बड़ा क्वेश्चन हमने कर लिया, मगर एक ये वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए मजीद। बेटा देखो, प्लॉटिंग का पॉइंट दिया हुआ है, वापसी कंप्लीट करना है हमें। टेबल क्या करेंगे, इसको क्या तो कैलकुलेटर में डाल दो और फिर इनके आंसर निकाल लो, एक ही आंसर है। या फिर -3 को डायरेक्टली आप इसके अंदर पुट करो वाई की जगह पे और कैलकुलेटर में डाल के चेक कर लो आपकी वैल्यू क्या आ रही है। कैलकुलेटर में पूरा डाल दूंगा, 4/, क्या आ रहा है, 1/10 विच इज 0.1। बेटा मैंने 0.1 यहाँ लिख दिया, सिंपल, एक मार्क। नेक्स्ट है, इस ग्राफ को बनाना है हमने। बेटा -3 पे 0.1 बनाना है, तो -3 पे हम 0.1 प्लॉट करेंगे पहले तो। ये भी चेक करना है कि ये जो है 0 पॉइंट कौन कौन से हैं, 1 तक है ना, 0 से। तो ये 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1। तो हम क्या करेंगे, 0.1 पे -3 पे ड्रॉ कर देंगे, जो उन्होंने बोला है। -3 पे 0.1, एक्स -3 हो तो वाई 0.1, तो x3 में वाई 0.1। ठीक है, ये ड्रॉ किया। इसके बाद -2 पे 0.2, एक्स -2 पे 0.2, ये ड्रॉ कर दिया हमने। x -2 पे 0.2 हो गया। x-1 पे 0.4, x-1 पे 0.4, ये रहा, ड्रॉ कर दिया हमने। इसके बाद x0 पे 0.8, ड्रॉ कर देता है, x0 पे 0.8, ड्रॉ कर दिया हमने। इसके बाद x1 पे 1.6, x1 पे 1.6 पॉइंट 6, ठीक है, ये ड्रॉ कर दिया। इसके बाद x2 पे 3.2, x2 पे 3.2, ये ड्रॉ कर दिया हमने। इसके बाद x3 पे 6.4, सही से काउंट करके करना बेटा। ठीक है, ये मैंने ड्रॉ कर दिया। अब करना है क्या है, कर्व बनाना है, मगर स्मूथ कर्व बनाना है। पहले ही बोला था स्केचिंग स्केचिंग नहीं चलेगी। ये मैंने स्मूथली बना दिया, इस पे स्केचिंग स्केचिंग नहीं करना। ठीक है, बाय ड्राइंग अ टेंजेंट एस्टिमेट द ग्रेडियंट ऑफ दिस एट x = 2। क्या करेंगे बेटा इधर, x = 2 पे हमें ग्रेडियंट निकालना है। उसके लिए हम करेंगे क्या, सबसे पहले हमें लाइन बनानी होगी x = 2 पे। x = 2 पे अगर हम लाइन बनाए, एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका मैंने आप लोगों को क्या बताया था, दूसरे तरीके के लिए आपने क्या कहते हैं, वो कैलकुलेटर से भी चेक करना है ताकि आपका आंसर सही आ रहा है गलत आ रहा है ये चेक हो जाए। ठीक है, ओके। सो x = 2 पे हम एक लाइन बनाएंगे। टेंजेंट की लाइन क्या होती है, एक पॉइंट पे टच करते हुए जा रही हो। ठीक है, 2 पे हमें एक लाइन बनानी होगी, अपने हिसाब से ये लाइन बना दिया हमने। एक पॉइंट पे बस टच करके जा रही है, ऐसे ही है। ठीक है, ऐसे नहीं, ऐसे बना दी, ऐसे बना दी, कहो कि भाई सर ने तो कहा एक पॉइंट पे टच करते हुए जा रही हूँ, मगर जैसे ग्राफ जा रहा है उस तरीके से जानी है। ठीक है, ये बना दी इस तरह लाइन। एक पॉइंट तो यही ले लेंगे, 2 वाला। 2 पे क्या था, पर देख लेते हैं 2 पे क्या था, 3.2। एक कोऑर्डिनेट तो 2 पे 3.2 हमने बना दिया। एक कोऑर्डिनेट कोई और ले लो अपने पास यहाँ ग्राफ से। कहा है मैंने, किसी और का देख के नहीं लेना। 1 पे 1 है, देखो ये मिल गया एक अच्छा कोऑर्डिनेट। 1 पे 1 मिल गया। क्या करें, बस 2 पॉइंट्स आ गए लाइन पे, दो कर्व पे नहीं ले, लाइन पे लिए। बस y2 - y1/x2 - x1 लगाएंगे। 3.2 - 1/2 -1 है ना, यस। x1 आपके पास आंसर आ गया 2.2 कैलकुलेटर से। चेक भी करना है अगर कैलकुलेटर में, तो मसला नहीं है। जो इक्वेशन दी हुई है पहले उसको लिखेंगे हम। सबसे पहले क्या करेंगे, शिफ्ट दबाएंगे,
और ये जो अल्फा के नीचे देखो मेरा जो बटन है ना, एस और डी एक्स लिखा हुआ है ये वाला, ये साइन का बटन मुझे दबाओगे तो इस तरह आपके पास खुल जाएगा कैलकुलेटर में। ठीक है, इस तरह खुलने के बाद हम करेंगे क्या कि हम लिखेंगे 4/5, जो इक्वेशन लिखी हुई है, इंटू 2 पावर। अच्छा एक्स कैसे आएगा, अल्फा दबा के ब्रैकेट क्लोज का बटन, और एक्स की जगह क्या वैल्यू लिखे हम, 2 पे बोला है 2, तो वहां पे आंसर क्या आ रहा है, 2.218 इस तरह आ रहा है। देखो हमारा भी क्या था, 2.2 आ रहा है। मतलब क्या हुआ, हमने ग्रेडियंट बिल्कुल परफेक्ट निकाला है। ये तो आगे पीछे हो ही नहीं सकता। अगर बहुत ज्यादा फर्क आता तो मैंने कुछ गलत किया होता, ठीक है, ये बात समझ ली। कैलकुलेटर से मेरा आंसर भी चेक हो गया, आंसर की जगह पर आंसर लिख दिया। So by use of graph to estimate the solution of the equation this। अच्छा अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा ना, तो आपने करना क्या है, अपनी लाइन को कंपेयर करना है। क्या करना है आपने, अपनी लाइन को कंपेयर करना है इस ये जो ग्राफ की इक्वेशन है इससे। अगर मैं इससे कंपेयर करना शुरू करूं, तो मेरे पास ये 4 तो है, यहाँ भी है, 2 पावर एक्स भी है, 2 पावर एक्स भी है, ये जो अपॉन 5 है ना, ये यहाँ पे नहीं है। तो मुझे क्या करना होगा, अपॉन 5 लाना होगा कहीं से। क्या करूंगा मैं, अपॉन 5 यहाँ भी करूंगा और अपॉन 5 वहां भी करूंगा। अगर तो ये मेरे पास अब इक्वेशन बन गई 4, ये इस तरह बन गई, 5/5 1 बन गई। मतलब ये वाली जो इक्वेशन है मैंने बना दी वैसी, जो ओरिजिनल इक्वेशन ग्राफ की थी उस तरह बनानी है, बन गई। अब अगर मैं कंपेयर करूं उससे, तो ये तो बन गया सेम। वाई की जगह क्या आ गया बेटा, 1 आ गया। वाई की जगह 1 आ गया, इसका मतलब क्या है कि वाई इक्वल्स टू 1 की लाइन बनानी है मुझे। क्या मुझे बनानी है, वाई इक्वल्स टू 1 की लाइन बनानी है। ठीक है, वाई इक्वल्स टू 1 की लाइन बनाने का मतलब क्या है, कि मुझे 1 की लाइन इस तरह बनानी है। वाई इक्वल्स टू की लाइन मैंने बताई ना इनइक्वालिटी में कैसे बनती है, उसी तरीके से हमें इस तरह यहाँ पे बना। अच्छा वाई इक्वल्स टू 1 की लाइन अगर मैं यहाँ पे बना दूं, अच्छा, बनाने के बाद मुझे क्या लिखना है, इसका सॉल्यूशन लिखना है। सॉल्यूशन लिखना है, इसका मतलब क्या है कि मुझे इसकी जो एक्स की वैल्यू है, जो यहाँ कट कर रही है जहाँ पे, इसकी एक्स की वैल्यू मार्क करके लिखनी है। तो बेटा एक्स की वैल्यू जब मार्क करके लिखूंगा तो क्या आ रहा है, 0.1, 0.2, 0.3 और 0.4 आ रही है। तो मैं एक्स की वैल्यू बेटा अपने ग्राफ से देख के ही लिखनी है। पता चला आपने किसी और के ग्राफ से लिखी, मतलब किसी और के आंसर से ठीक किया, तो फिर वो जाहिर है उसका कुछ और आ रहा हो, आपको कुछ और आ रहा हो, तो फिर एग्जामिनर आपको मार्क नहीं देगा, हालांकि आपका आंसर अगर सही भी हुआ तो। ठीक है जी, क्लियर है। यहाँ पे हमारा ग्राफ ऑफ फंक्शंस खत्म हुआ है, या टेंजेंट वाली चीज तक तो एग्जामिनर आपको इंशाल्लाह देगा ही। उसके आपके 2 3 5 6 मार्क तो होते ही हैं। 1 2 मार्क आपकी इक्वेशन के भी आ सकते हैं, 7 8 मार्क हो जाएंगे क्वेश्चन के। तो ये अच्छी तरह आप लोगों ने समझना है। आगे चलते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड डीके। मैंने 2 क्वेश्चन यहाँ डाल दी ग्राफ फंक्शंस के, ट्राई कर लेना आप लोग, ठीक है, कोई सवाल हो तो पूछ लेना। चलिए एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड डीके, ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है। ठीक है, तो इसमें करना क्या है आपने, बड़ा न्यू टॉपिक इंक्लूड हुआ है पेपर में, बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, तो ध्यान से समझना है इसको भी। इसका अगर कोई सवाल हो तो पूछ लेना। सर जो y इक्वल्स टू mx प्लस सी लाइन के लिए नोट कर जी, y इक्वल्स टू mx प्लस सी लाइन की इक्वेशन है, कर्व की इक्वेशन नहीं है। वो कर्व पे यूज नहीं हो सकती। ठीक है, वो सिर्फ लाइन की इक्वेशन, कर्व पे यूज नहीं हो सकती। ठीक है, अच्छा जी, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड डीके, ये आपका नया टॉपिक इंक्लूड हुआ है 2025 में, और इसके बहुत चांसेस हैं कि आपके टेस्ट हुए, ये वाला, एक सर्ड्स वाला, और एक आपका रिकरिंग वाला, ये 3 टॉपिक्स इंक्लूड हुए हैं आपके नए ना। तो इसमें से आप समझो कि सर्ड्स वाला तो टेस्ट हो गया आपका P1 में, रिकरिंग और ये एक्सपोनेंशियल वाला है ना, इसमें से ये दोनों टेस्ट होने के चांसेस है, मगर सबसे ज्यादा चांसेस इसके एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड डीके, रिकरिंग भी मगर पढ़ के जानो। अच्छा बेटा फॉर्मूला क्या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड डीके का, ये कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह ही है। कंपाउंड इंटरेस्ट भी आपने करना है पेपर 2 के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने करा चुका हूँ, मगर आपने एक बार अच्छी तरह इसको रिवाइज करना। अच्छा बेटा इस टॉपिक के अंदर इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, ओल्ड वैल्यू इंटू 100 प्लस और माइनस दोनों लेके आर, आर मतलब रेट, पहली बात ये आर मतलब रेट। अच्छा ओल्ड वैल्यू जो शुरू की वैल्यू होती है, इनिशियल वैल्यू, इसका मतलब होता है इनिशियल वैल्यू। ठीक है, आर मतलब क्या होता है बेटा, रेट।
एन क्या होता है बेटा? नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ डेज, इट डिपेंड्स कि आपका नंबर ऑफ ईयर्स में या नंबर ऑफ डेज में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें एन वो होता है, ठीक है, अपॉन 100। इससे आपको क्या आ जाता है? न्यू वैल्यू आ जाती है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपने याद रखना। दूसरी बात, यहाँ पे प्लस भी है और माइनस भी है, तो क्या प्लस लगेगा या माइनस लगेगा, या दोनों लग के दो आंसर आएंगे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको ये याद रखना है कि अगर एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है, मतलब इंक्रीज हो रहा है, एक्सपोनेंशियली क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है तो प्लस, डिक्रीज हो रहा है तो माइनस, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है तो माइनस, इंक्रीज हो रहा है तो प्लस, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा है तो प्लस, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है तो माइनस। ठीक है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा है तो प्लस, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है तो माइनस। अच्छा भाई, क्वेश्चन करते हैं, समझ आ जाएगी। अहमद bought a motorbike for $3,000. The value of the motorbike increases exponentially at the rate of 10% each year. अब हमें क्या बोला है? उसने खरीदी है 3,000 की बाइक, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा है तो प्लस आएगा। ठीक है, फॉर्मूला लिखते हैं अपने पास, सेम टू सेम फॉर्मूला हम लिखेंगे। ओल्ड वैल्यू टू 100, इंक्रीज है तो प्लस वाला लेंगे, रेट ओवर 100। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा हमारी न्यू वैल्यू। तो बेटा ओल्ड वैल्यू कितनी है? 3,000, और इंक्रीज हुई है 10% ईच ईयर, और हमसे वैल्यू, बाइक की वैल्यू पूछ रहे हैं 4 साल बाद की, मतलब ईयर्स की बात हो रही थी ना, इंटरेस्ट भी ईयर्स में दिया हुआ है हमें। हम क्या कहेंगे बेटा? ओल्ड वैल्यू मेरी 3,000 है, 1000 प्लस, सॉरी 100 प्लस, रेट का हमारा परसेंटेज है 10। ठीक है, 10% नहीं लिखना, सिर्फ 10 लिखना है, अपॉन 100, पावर, पावर क्या लिखेंगे बेटा? कितने ईयर्स में? 4 ईयर्स। इससे हमारी नई वैल्यू आ जाएगी, जो आप कैलकुलेटर में डाल के आंसर निकाल सकते हो। कि अगर हम इसको कैलकुलेटर में पुट करें, हमारे पास क्या आंसर आता है? मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है? अच्छा, पावर 4 नहीं लगा है, सॉरी, पावर 4 भी है, क्योंकि 4 साल बाद की वैल्यू पूछ रहे हैं, पावर एन नहीं लगाई ना, पावर एन हम लगाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो पावर 4 अगर हम लिखें यहाँ पे, हमारी वैल्यू आ रही है 4392.3, 4392.3। अच्छा, अगर हम क्वेश्चन ध्यान से पढ़े बेटा, गिव योर आंसर नियरेस्ट डॉलर्स, मतलब 4392.3 है, तो इसका मतलब क्या है? नियरेस्ट डॉलर क्या हुए? 4393। ठीक है, फॉर्मूला लगाया हमने एक्सपोनेंशियली ग्रोथ का, या डीके अगर मतलब डिक्रीज हुई तो उसका। यहाँ तक क्लियर हो रही है? अच्छा बेटा, आगे क्या कहता है हमें? दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अली बॉट अ कार फॉर 5,000, उसने 5,000 की गाड़ी खरीदी, डिक्रीज हो रही है एक्सपोनेंशियली, मतलब फॉर्मूला जो लगेगा वो क्या लगेगा बेटा? माइनस में लगेगा, ओल्ड वैल्यू इनटू 100 माइनस आर ओवर 100 पावर एन। ठीक है, आगे चलते हैं। 5% का डिक्रीज हुआ, मतलब आर की जगह 5 आ जाएगा, एन 5 ईयर्स है तो एन की जगह भी 5 आ जाएगा। यहाँ पे 5,000, तो ओल्ड वैल्यू की जगह 5,000 आएगा, जस्ट यू हैव टू अप्लाई फॉर्मूला एंड टेक आउट द आंसर। क्योंकि डिक्रीज हो रहा है तो माइनस लिया है मैंने, और इसका आंसर हम कैलकुलेटर से निकालेंगे। 5,000 मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस 5 ओवर, क्या आ रहा है? 3868.9। अब नियरेस्ट डॉलर में बोला हुआ है तो क्या होगा? 3869 कह रहे हैं यहाँ तो। इसमें थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन भी आ सकते हैं, जैसे ये, देख लेते हैं उसको भी। अच्छा बेटा, इसमें क्या कह रहा था? पॉपुलेशन ऑफ सिटी इज ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली। ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली क्या मतलब? ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली क्या मतलब? मतलब इंक्रीज हो रही है वैल्यू। क्या फॉर्मूला लगेगा? न्यू वैल्यू इक्वल्स टू ओल्ड वैल्यू इनटू 100 माइनस आर ओवर 100 पावर एन। ठीक है, आगे चलते हैं, क्या कह रहा है हमें क्वेश्चन में? 2%, आर की जगह तो 2 आ गया। पॉपुलेशन नाउ, अभी पॉपुलेशन कितनी है? 3,000, मतलब ओल्ड वैल्यू है 3 लाख। एंड द नंबर ऑफ ईयर्स फ्रॉम नाउ व्हेन द पॉपुलेशन विल फर्स्ट
303,000 मतलब नई वैल्यू 330,000 दे दी और नंबर ऑफ ईयर्स हमसे मांग रहे हैं। फाइंड द नंबर ऑफ ईयर्स, एन की वैल्यू मांग रहे हैं कि एन क्या है हमारे पास। फाइंड द नंबर ऑफ ईयर्स, कितने साल, एन क्या है हमारे पास, ये पूछ रहे हैं। बेटा हम क्या करेंगे, बस वैल्यू पुट करेंगे सबके अंदर। 330,000 हमने एन की जगह, न्यू वैल्यू की जगह लिख दी। ओल्ड वैल्यू की जगह 300,000 लिख दिया हमने। ठीक है। 100 माइनस आर, रेट कितना है हमारा, 2 है। ठीक है। और पावर मैंने लिख दी एन की जगह, बेटा क्या, पावर एन मुझे नहीं गिवन, निकालनी है। तो बेटा अब ये निकालेंगे कैसे, समझना है इस चीज को। 300,000 मैं दूसरी साइड पे डिवाइड कर दूंगा सबसे पहले। ठीक है। 100 - 2/100 मतलब 98/100 बस। और पावर में क्या है बेटा, एन है। इसका आंसर पहले देखते हैं क्या आ रहा है। 330,000 1.1, 98/100 पावर एन। बेटा अब मुझे एन की डिफरेंट वैल्यूज डाल के चेक करनी है कि कब 1.1 बनता है या उसके करीब बनता है। पहली बारी में मतलब जब कब 330,000 बने, ये निकालना है हमें कि सबसे फर्स्ट 330,000 हमारे कब बने। तो अब मैं करूंगा क्या, समझना बेटा, यहाँ पे बच्चे फंसते हैं। 98/100 लिखा मैंने। पावर में मैंने लिख दिया एन। एन मतलब अब मैं डाल सकता हूँ N1 अगर डालूं। पावर में अगर मैं एन की वैल्यू 1 डालता हूँ 0.98 आ रहा है। 1.1 नहीं आया अभी तक। ठीक है। पावर अगर मैं डालता हूँ 2, 0.96 आ रहा है। पावर डालता हूँ 5। ठीक है। अच्छा एक और बात समझो, यहाँ जो हमने गलती कर दी, क्या गलती की है, एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग कर रहा था, मैंने यहाँ माइनस लिख दिया है। माइनस नहीं आएगा, क्या आएगा, प्लस आएगा। ठीक है बेटा, ये तो कोई गलती हो गई है। एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है, मैंने यहाँ पे वो लिख दिया था, माइनस लिख दिया था। ग्रो कर रहा है, पॉजिटिव प्लस होगी ये पावर। मैं सही कर देता हूँ। देखो ये 1.1 आ रहा है पावर 5 पे। अगर मैं पावर 4 लगाता हूँ, एक एक करके चेक करूंगा, पावर 4 लगा दूं तो 1.08 आ रहा है। जैसे मैं 1 से स्टार्ट करूंगा, पहले 1 चेक करूंगा, 1 पे 1.02 आ रहा है। मुझे क्या चाहिए, 1.1 चाहिए। मैंने 1 हटाया, 2 लगाया, 1.04 अभी भी नहीं आ रहा, 1.1। फिर क्या लगाऊंगा, 3 लगाया एन की जगह, 1.1 चाहिए। 4 लगाया, 1.08 आ रही है, मेरे को 1.1 चाहिए। 5 लगाया, देखो 5 लगाते ही 1.1 आना शुरू हो गया। जैसे सबसे पहली बार 5 लगाया तो 1.1 आना शुरू हुआ, तो एन की वैल्यू क्या हो गई बेटा, 5। हाँ तक किसी का कोई सवाल है तो पूछ लो जल्दी से चैट में। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन कंफर्म आएगा आपके पेपर। एक और क्वेश्चन देखते हैं। हम्म, चलो ये आप लोग ट्राई करना। इसी तरह के नंबर ऑफ जैसे ईयर्स निकाल लेते ना, एन की वैल्यू निकाल ली, इसी तरह के वाला क्वेश्चन है ये। आप लोग ट्राई करना, कोई सवाल हो तो मुझसे पूछना, ठीक है। मैं पीडीएफ शेयर करूंगा तो ट्राई करना। एक ये वाला क्वेश्चन हम करते हैं। अच्छा बेटा, नंबर ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ बैक्टीरिया इंक्रीज एक्सपोनेंशियली। इंक्रीज बोला है तो बेटा प्लस वाली साइन लगेगी। उस फॉर्मूले के अंदर क्या फॉर्मूला है हमारा, न्यू वैल्यू इक्वल्स टू, न्यू वैल्यू इक्वल्स टू ओल्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस आर ओवर 100 पावर एन। ठीक है, प्लस लगा दिए बीच में। ठीक है, गलती नहीं करना। एक क्वेश्चन हमसे पीछे भी गलती हो गई थी तो हमने प्लस कर दिया। तो ये डिक्रीज हो रहा है, डीके हो रहा है तो माइनस, इंक्रीज हो रहा है तो प्लस। अच्छा बेटा, एट द रेट ऑफ R%, आर की जगह तो आर आएगा, जो आर निकालना होगा होपफुली मुझे, ईच डे आफ्टर 22 डेज, मतलब एन की वैल्यू डे, अब देखो डेज में दी हुई है और रेट भी डेज में दिया हुआ है, तो मैं 22 लिखूंगा यहाँ पे, डेज में ही दिया हुआ है मुझे। ठीक है। द नंबर ऑफ बैक्टीरिया हैज डबल्ड, बहुत इंपॉर्टेंट बात, बट बैक्टीरिया डबल हो गया। डबल हो गया इसका मतलब क्या है कि बैक्टीरिया जितना था उससे डबल हो चुका है। मतलब बैक्टीरिया पहले 100 होगा तो न्यू वैल्यू मेरी 200 हो जाएगी, डबल हो जाएगी।
ये पहले 1000 थी तो अब कितनी हो गई, 2000 हो गई, डबल हो गई। मुझे वैल्यूज नहीं बताई गई इन्होंने, ना ओल्ड वैल्यू बताई ना न्यू वैल्यू बताई। तो मैं ओल्ड वैल्यू कुछ भी अज्यूम कर सकता हूँ, 100 अज्यूम करूंगा तो न्यू वैल्यू मेरी 200 हो जाएगी। अगर मैं 1000 अज्यूम करूंगा तो न्यू वैल्यू 2000 हो जाएगी। ओल्ड वैल्यू अगर मैं 1000 अज्यूम करता हूँ, अगर मैं 5000 अज्यूम करता हूँ तो न्यू वैल्यू बेटा 10,000 हो जाएगी। ठीक है बेटा। तो मैं करूंगा क्या, कुछ भी अज्यूम कर लेता हूँ, जैसे मैं 100 अज्यूम कर लेता हूँ, दैट कुड बी वेरी इजी, बट आप कुछ भी अज्यूम करके ट्राई कर सकते हो, आंसर आपको ओल्ड वैल्यू अगर 100 है तो न्यू वैल्यू बेटा 200 होगी। ठीक है, 100 + R/100 पावर एन, एन कितना होगा बेटा, 22 डेज दिया हुआ है मुझे। ठीक है? चलो, ये 100 को मैं वहां डिवाइड करता हूँ, 200 / 100 = 2। अब क्या करूं बेटा, आर की वैल्यू निकालने के लिए ये जो 22 है पावर इस पे भी आएगी और इस पे भी आएगी, 100 पे भी। 2 = 100 + R पे पावर 22, 100 की पावर भी 22, जो हम यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 22 100 की पावर 22 बहुत बड़ा नंबर आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें, हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 2 × 10⁻⁴। अब ये बहुत बड़ा आंसर हो गया। ठीक है, अब इसका क्या करें, तो बहुत बड़ा आंसर हो गया, इससे तो हम कुछ कर भी नहीं सकते। इसका अब हम ये कर सकते हैं, थोड़ा सा अगर समझो स्टैंडर्ड रूल, स्टैंडर्ड फॉर्म वाला रूल। इसका आंसर अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहा हूँ तो क्या आ रहा है, 2 × 10⁻⁴ सही। ये जो मेरा बना और मल्टीप्लाई बाय 2 हुआ तो ये बनना है मेरे पास, ठीक है, तो मसला नहीं है। ये वाली चीज को भी मैं बनाना शुरू करता हूँ। ये जो 22 की पावर है, ये इस पे भी जाएगी और इस पे भी जाएगी, मगर अब मसला ये है बीच में प्लस है। इसमें क्या प्लस है, किसी बच्चे ने अगर ये 22 सिर्फ इसको दिया और इसको दिया तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे a² + 2ab + b² वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा उसको ओपन करने के लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आपको किस तरह ओपन करना होगा, a² + 2ab + b² से ओपन करना होगा। एग्जामिनर पूछ सकता है इस तरह का सवाल। a² मतलब 100 का स्क्वायर। अच्छा, अब मसला सारा ये भी है कि पावर है 22। अब इसको ये कर सकते हैं कि हम ट्रायल एंड एरर से करना शुरू कर दें, दैट वुड बी इजियर। क्या करें, हम ट्रायल एंड एरर से करना शुरू कर दें, किस तरह, देखो बता रही। हमने करना क्या है, आप आर की डिफरेंट वैल्यूज पुट करके देखो कि कब 2 आ रहा है। देखो मैं कैलकुलेटर में डालता हूँ, वो ज्यादा इजी रहेगा। 100 प्लस 100 लिखते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं पावर 20। जैसे हम कहते हैं जो आर है वो 1%, अगर 1 लगाता हूँ तो क्या आंसर आ रहा है, 1.2 आ रहा है। मुझे क्या चाहिए, 2 चाहिए। वही आर की जगह सेपरेट वैल्यूज, जैसे 1 पुट की, 2 पुट करके देखता हूँ। जब 2 पुट कर रहा हूँ तो 1.5 आ रहा है, मुझे क्या चाहिए बेटा, 2 चाहिए। 2 हटाया, 3 पुट करके देखा, जब 3 पुट कर रहा हूँ तो 1.96 आ रहा है, मुझे क्या चाहिए बेटा, 2 चाहिए। 3 हटा के 4 लगा के देखता हूँ, तो 4 पे 2.3 कुछ आ रहा है, 2 से बड़ा आ रहा है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, 3 और 4 के बीच में, तो 4 से पहले मैं क्या कह सकता हूँ बेटा, 3.5। 3.5 पे भी बेटा क्या आ रहा है, 2.1 बड़ा आ रहा है। 3.4 चेक करता हूँ, 3.4 पे देखो बहुत करीब करीब आ रहा है। 3.3 पे भी बहुत करीब करीब आ रहा है। 3.2 पे भी बहुत करीब करीब, 1.9999। तो मैं 3.2% कंसिडर करूंगा, क्योंकि बिल्कुल करीब, सबसे करीब जो है वो 3.2% आ रही है। तो इस तरह आप ट्रायल एंड एरर से चेक कर सकते हैं, 3.2% आ रही है। इस तरह का सबसे मुश्किल क्वेश्चन, मैक्सिमम मुश्किल क्वेश्चन दे सकते हो तो ये वाला दे सकते हैं। तो ये वाली आप चीज क्लियर है। आज का एक लास्ट टॉपिक करेंगे हम, ट्रिग्नोमेट्री, जो हमने पहले भी किया है, मगर उसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जल्दी से ओवरव्यू करके। सो बेटा ट्रिग्नोमेट्री एंड बेरिंग्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका क्वेश्चन बेरिंग वाला आया था आपके P1 में, बट वैसे ये पूरा टेस्ट नहीं हुआ है P2 में, मतलब प्रॉपरली टेस्ट नहीं हुआ है, अच्छा बड़ा क्वेश्चन।
तो ये आपका टेस्ट हो सकता है आपके P2 में। ठीक है जी। तो ट्रिग्नोमेट्री एंड बेरिंग के लिए मैंने आपसे को एक फ्लो चार्ट बनवाया था, और मैंने कहा था इस फ्लो चार्ट से याद रखना है आपने क्या क्या है। जब भी आपका राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो दो चीजें यूज हो सकती हैं क्या, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और एक पाइथागोरस थ्योरम। एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और एक पाइथागोरस थ्योरम। और अगर राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है तो दो रूल यूज हो सकते हैं, कोसाइन रूल या फिर साइन रूल। 90 डिग्री पे बड़ा डिपेंड है, राइट एंगल ट्रायंगल पे बहुत डिपेंडेंट है बेटा। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो ट्रिग रेशियो या पाइथागोरस थ्योरम, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है तो कोसाइन रूल और साइन रूल। ठीक है। अच्छा, डिपेंड किस पे करता है कि मैं अगर राइट एंगल है तो मैं कैसे यूज करूं इन दोनों में से कोई रूल। मुझे देखना है कि एंगल्स इन्वॉल्व हैं या नहीं है। बेटा एंगल इन्वॉल्व का मतलब क्या है, बेटा एंगल इन्वॉल्व का मतलब है क्या 90 डिग्री के अलावा कोई और एंगल गिवन है या फाइंड करना है। एंगल इन्वॉल्व का मतलब है क्या लिखा हुआ है, एंगल गिवन है या एंगल फाइंड करना है। एंगल अगर गिवन है या फाइंड करना है, 90 डिग्री के अलावा वाला कोई एंगल गिवन है या फाइंड करना है, तो उसको हम कहेंगे एंगल इन्वॉल्व। यस, अगर एंगल इन्वॉल्व है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, अगर एंगल इन्वॉल्व नहीं है तो पाइथागोरस थ्योरम। बेटा रूल बहुत याद रखने के, रूल कब कौन सा लगेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन में यही नहीं पता होगा रूल कौन सा लगना है तो फिर तो आप लोग सोचते ही रह जाओगे कि क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है, रूल सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है कि रूल कब कौन सा लगेगा। ठीक है, जैसे समझिए आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगना है या पाइथागोरस थ्योरम लगना है। ठीक है, इसी तरह अगर 90 डिग्री नहीं है, अगर 90 डिग्री आपका नहीं, अच्छा 90 डिग्री नहीं है, इसमें फिर वापसी देखना है कि एक भी एंगल नहीं गिवन ना। अब अगर एक एंगल गिवन है, 90 डिग्री नहीं है मगर एक एंगल सिर्फ गिवन है, बेटा सिर्फ अगर एक एंगल इन्वॉल्व है तो कोसाइन रूल, एक एंगल सिर्फ इन्वॉल्व है तो कोसाइन रूल, मगर एक से ज्यादा एंगल इन्वॉल्व है तो साइन रूल। एक एंगल इन्वॉल्व है तो कोसाइन रूल, एक से ज्यादा एंगल गिवन है तो साइन रूल। 90 डिग्री होगा तो दो रूल लग सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पाइथागोरस थ्योरम। ये फ्लो चार्ट याद रखना है। 90 डिग्री नहीं है तो दो रूल लग सकते हैं, कोसाइन रूल साइन रूल। बेटा कोसाइन रूल साइन रूल कैसे चेक करेंगे, एक एंगल गिवन है सिर्फ एक एंगल तो फिर कोसाइन रूल, एक से ज्यादा गिवन है तो साइन रूल। इसी तरह 90 डिग्री है अगर, उसमें ये देखना है कि एंगल इन्वॉल्व है, मतलब एंगल इन्वॉल्व का मतलब है कि एंगल गिवन है या एंगल फाइंड करना है। अगर एंगल गिवन है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, अगर एंगल गिवन नहीं है या फाइंड भी नहीं करना तो उसका मतलब पाइथागोरस थ्योरम। ये चार रूल आपने याद रखना और कैसे लगेंगे ये याद रखना। ठीक है जी। अच्छा, ये चार रूल्स के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था, इनके फॉर्मूलाज और क्या हैं ये भी डिस्कस किया था। तो अगर हम पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला देखें तो पाइथागोरस थ्योरम में सबसे पहली चीज आपने देखनी है कि 90 डिग्री के सामने वाली जो चीज है, 90 डिग्री के सामने वाली चीज होती है हाइपोटेन्यूज। जैसे यहाँ 90 डिग्री के सामने चीज दी हुई है वो क्या है बेटा, हाइपोटेन्यूज। 90 डिग्री के सामने जब भी कोई चीज गिवन होगी उसको हम क्या कहेंगे बेटा, हाइपोटेन्यूज। और बाकी पाइथागोरस थ्योरम में बाकी जो दो साइड्स रह जाती हैं उसको किसी भी साइड को ए कह दो किसी भी साइड को बी कह दो, पर नहीं पड़ता। ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज, बाकी जो दो साइड्स हैं उन दो साइड्स में से किसी को भी ए कह दो किसी को भी बी कह दो, उससे फर्क हमें कभी भी नहीं पड़ता। ठीक है, किसी एक साइड को ए कह दो किसी एक साइड को बी कह दो, उससे फर्क मुझे नहीं पड़ता। ठीक है, फिर ये फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे कोई एंगल का तो काम है ही नहीं, सिर्फ 90 डिग्री है तो भी यूज हो रहा है पाइथागोरस थ्योरम। बस इस फॉर्मूले से हमें वैल्यूज निकालनी है। यहाँ पे दो तीन एग्जांपल क्वेश्चन मैंने करके दिए हैं। जैसे एक ये क्वेश्चन है, मैं ये बता देता हूँ कैसे होगा। 90 के सामने हाइपोटेन्यूज है, 90 डिग्री है मगर कोई और एंगल गिवन नहीं है तो पाइथागोरस थ्योरम यूज होना है। ये 90 के सामने एच है, ये दो साइड्स गिवन है, इसको आप ए बना लो इसको आप बी बना लो, फॉर्मूला लगा लो। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ऑब्वियसली इतना आसान क्वेश्चन आपको पेपर में नहीं गिवन होगा, फॉर्मूला लगाना आना चाहिए, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है। ठीक है, 5 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर, 13 है 12। ठीक है, उससे हम एक्स वैल्यू निकाल लेंगे विच इज आपकी 13 आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करें तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में मैंने आप लोगों को क्या बताया कि 90 डिग्री के सामने वाली साइड, अभी पीछे भी हमारी बात हुई, उसको क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज। 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होगी बेटा, हाइपोटेन्यूज। 90 डिग्री के सामने वाली साइड आपकी हाइपोटेन्यूज होनी है,
बाकी जो दो साइड बचेंगी, अब पाइथागोरस थ्योरम में तो जो दो साइड बचती थी उसमें तो हमने क्या किया था कि जो दो साइड बचती है उसमें तो हमने क्या किया था कि दोनों साइड को ए और बी कुछ भी कह दिया था। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो एंगल है 90 के अलावा वाला उसको हम ऑपोजिट कहेंगे, और जो बच जाएगी उसको हम कहेंगे एडजेसेंट। जो एंगल है 90 के अलावा उसको कहेंगे ऑपोजिट, जो बच जाएगा वो एडजेसेंट। ठीक है, तो बच जाएगा उसको एडजेसेंट, और जो बच जाएगा वो एडजेसेंट, या फिर ये भी कह सकते हो कि 90 और एंगल के दरमियान वाली साइड को हम एडजेसेंट कहते हैं। 90 और एंगल के दरमियान वाली साइड को हम एडजेसेंट कहते हैं, और एंगल जो बच गया उसके सामने वाली साइड को ऑपोजिट। ठीक है, जैसे ये एंगल है उसके सामने वाली साइड ऑपोजिट, 90 के सामने वाली हाइपोटेन्यूज, और जो 90 और एंगल के दरमियान वाली साइड है वो एडजेसेंट। अच्छा, फॉर्मूला आपकी यही है, साइन कॉस और टेन के, सो कट हुआ। साइन कॉस टेन के फॉर्मूला क्या है बेटा, साइन थीटा इक्वल होता है ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज, इसी से मैंने सो कट हुआ फॉर्मूला बनाया है, मतलब एक तरह से याद करने के लिए कि सो मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज। तो थोड़ा सा जल्दी जानो क्योंकि ये सारी चीजें पढ़ी हुई हैं, हमें क्वेश्चन पे जाएंगे डायरेक्ट इंशाल्लाह थोड़ी देर। इसी तरह cos थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, tan थीटा इक्वल टू ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट, tan थीटा इक्वल टू ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट। ये फॉर्मूला आपने याद रखना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में। ठीक है, इसी के कुछ क्वेश्चंस किए हैं हमने पहले भी डिस्कस किए थे। अच्छा, एक बात याद रखनी, जब भी हमें एंगल फाइंड करना होता है ना, तो वी हैव टू डू इनवर्स, इनवर्स हमेशा tan इनवर्स, sin इनवर्स, cos इनवर्स, tan इनवर्स होता है ना। वो जब ये होता है जब हमें एंगल फाइंड करना हो। क्या फाइंड करना हो बेटा, एंगल फाइंड करना होगा तो इनवर्स करना होगा, ये बात याद रखनी है। जब भी एंगल फाइंड करना है हमें इनवर्स करना होगा, ये बात याद रखनी है। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। कोसाइन रूल, बेटा कोसाइन रूल में मैंने क्या बताया है कि कोसाइन रूल में एक ही एंगल होगा, 90 डिग्री नहीं होगा, और सिर्फ एक एंगल होगा। 90 के अलावा ट्राइंगल्स में कोसाइन रूल और साइन रूल लग सकते हैं, मगर सिर्फ अगर एक एंगल गिवन या फाइंड करना है, सिर्फ एक एंगल की बात हो रही है, उस एंगल को हम ए एंगल कहेंगे हमारे फॉर्मूले के हिसाब से। उस एंगल को हम क्या कहेंगे, ए एंगल, उसके सामने वाली साइड को ए साइड। ये बात याद रखनी है, छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ, ये ए एंगल होगा, उसके सामने वाली साइड जो होगी वो ए साइड होगी। जो बच जाएंगी दोनों साइड, इसको बी कह दो, इसको सी कह दो, इसको बी कह दो, इसको सी कह दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता इस फॉर्मूले के हिसाब से। ठीक है, जो एंगल एक गिवन है ना, उसका एक एंगल, उसके सामने वाली साइड जो है वो ए साइड। बाकी जो भी वैल्यूज मुझे गिवन है, मतलब जो भी द साइड्स गिवन है, कोई भी बी हो सकती है, कोई भी सी हो सकती है, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। अब ये जब ट्राइंगल होगा इसके अंदर कोई एक, ये चार चीजें हैं ना, एक एंगल और तीन साइड्स है ना, इन तीन साइड से एक एंगल में से कोई भी एक साइड अननोन होगी या एक एंगल अननोन होगा, और मुझे बाकी तीन गिवन होंगी। ठीक है, तो फाइंड करनी होगी। नीचे इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन कराए मैं पहले ही, तो ये एक बार अच्छी तरह देख लेना, कुछ समझना है तो पूछ लेना। अभी हम पास पेपर भी करेंगे तो मजीद समझ आ जाएगी। लास्ट चीज साइन रूल। अच्छा बेटा, साइन रूल में क्या होता है, साइन रूल का मतलब है बेसिकली साइन ए ओवर ए। ये फॉर्मूला है उसका, एक से ज्यादा एंगल 90 ना हो, 90 ना हो, राइट एंगल ट्रायंगल ना हो, तब लगता है साइन रूल को साइन रूल। मगर साइन रूल में क्या होता है कि एक से ज्यादा एंगल गिवन हो। बेटा एक से ज्यादा गिवन है तो साइन रूल लगेगा। अच्छा, एक से ज्यादा जब गिवन है साइन रूल लगेगा, उसके पेयर्स बनेंगे, एंगल और साइड के सामने वाली साइड के पेयर। इस एंगल और सामने वाली साइड के क्या बनेंगे बेटा, पेयर। इस एंगल और साइड के सामने वाली चीजों के क्या बनेंगे बेटा, पेयर। पेयर्स बनाने, साइन ए ओवर ए, साइन बी ओवर बी, साइन सी ओवर सी, इस तरह पेयर्स बनाने। और कोई भी दो पेयर बनाने हमने, दो पेयर में से चार वैल्यूज हो गई ना, एक एंगल एक साइड, एक एंगल एक साइड, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ये पेयर बना दिया और ये पेयर बना दिया। इन चार चीजों में से कोई तीन चीजें गिवन होगी और एक चीज फाइंड करनी होगी हमें। तीन चीजें गिवन होगी, एक चीज फाइंड करनी होगी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी जो हमने नीचे किया हुआ है। ठीक है, तो उसके बाद बेरिंग्स है, बेरिंग्स हमने समझा हुआ है, जल्दी से देख लेते हैं कि अगर सबसे पहले फ्रॉम के आगे जो चीज लगी हुई है उस पर हमें क्या बनाना है, नॉर्थ बनाना है। ठीक है, क्लॉकवाइज जाना है हमेशा, स्टार्ट मतलब राइट साइड से हमें मूव करना है, लेफ्ट साइड से मूव नहीं करना। और उसके बाद लाइन तक मूव करना है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, फाइंड द बेरिंग बी फ्रॉम ए। पहला पॉइंट क्या कहता है, फ्रॉम के बाद नॉर्थ, तो फ्रॉम के बाद ए है, ए पे नॉर्थ बनाएंगे ऊपर की तरफ।
राइट साइड से मूव करना है क्लॉकवाइज, कहाँ तक जाना है? बी तक जाना है, मतलब बी ए की लाइन तक जाना है। बी ए की लाइन मेरी ये है, यहाँ से मूव करते हुए मैंने यहाँ तक जाना है, ये फाइंड कर। मेन बात ये होती है बेरिंग में कौन सा एंगल फाइंड करना है, ये इंपॉर्टेंट है। बेरिंग वैसे आपका P1 में टेस्ट हो गया, स्टिल मैंने बोला थोड़ा सा बता दूं, क्या पता ट्रिग्नोमेट्री के साथ बेरिंग टेस्ट हो जाए। हमेशा बेरिंग का आंसर 3 सिग्निफिकेंट फिगर में देना है आपने, या 3 वैल्यूज में देना है। और एंगल प्रॉपर्टीज बेरिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और एंगल प्रॉपर्टीज आपकी इसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, P2 के लिए भी। तो एंगल प्रॉपर्टीज मैंने या यू रूल और एन रूल बताया, बट मेन रूल होते हैं जी रूल और सी रूल, राइट। तो जी रूल सी रूल मैंने अलग से भी आपको बताया जो सर्कल प्रॉपर्टीज जब पढ़ाया था। सर्कल प्रॉपर्टीज एंगल प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है आपके P2 के लिए, तो एक बार रिवाइज इसको भी अच्छी तरह कर देना। अच्छा बेटा, कुछ क्वेश्चंस पे चलते हैं डायरेक्टली पांच पेपर पे। इसके कुछ दो चार क्वेश्चंस करेंगे, फिर वाइंड अप करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री भी इंपॉर्टेंट है, मगर जो मैंने पहले तीन टॉपिक कराया ना आपको शुरू में, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे इनइक्वालिटीज, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड डिके जरूर आएगा इंशाल्लाह। ग्राफ ऑफ फंक्शन जरूर आएगा। लास्ट क्लास में जो कराया था सेट्स एंड वेन डायग्राम जरूर आएगा। काइनेमेटिक्स जरूर आएगा, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जरूर आएगा। जो मेरे दिमाग कह रहा है ये चीजें जरूर आएंगी, इनको फुल पक्का करके जाना है, इन पे कोई गुंजाइश नहीं छोड़नी, ठीक है। फंक्शंस भी कर लेना, फंक्शंस भी टेस्ट में आपके थी करना। अच्छा बेटा, सो यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्री एंड बेरिंग के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए। सबसे पहला क्वेश्चन हमें कहता है ट्राइंगल पी क्यू आर इज आइसोसेलेस विद पी क्यू इक्वल्स टू क्यू आर। आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब ये होता है कि दो साइड आपकी सेम हो, ठीक है। अच्छा, अब करना क्या है इधर, पी क्यू आर का एंगल साइड्स हमारी सेम है ना। पी क्यू आर की साइड हमारी सेम है, मतलब पी क्यू और क्यू आर भी हमारी सेम है, ठीक है। ये वाली साइड और ये वाली साइड हमारी सेम। अच्छा, अब करेंगे क्या, अब करेंगे क्या हम, कि हमारी ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला, ये टोटल 180 है, राइट। स्ट्रेट लाइन का एंगल 180 होता है। ये कैसे निकलेगा? 180 में से 142 हम माइनस करेंगे, विच विल बी हाउ मच, 8 एंड 38। बेटा जब ये 38 है तो ये भी क्या होगा 38, क्यों? क्योंकि ये दोनों साइड सेम है, तो इनके सामने वाले एंगल भी क्या होंगे बेटा, सेम होंगे। हमें क्या निकालना है? पी क्यू आर, ये एंगल निकालना है। बहुत आसान क्वेश्चन था, ये वाला एंगल निकालना है, मतलब 180 में से ये एंगल का बेसिकली क्वेश्चन लग रहा है, क्यों? क्योंकि ये जो है ट्राइंगल, इसके अंदर का सम क्या होता है, 180 होता है। 180 में से 38 और 38 हम माइनस करेंगे, दिस विल गिव यू 104, ठीक है जी। आगे चलते हैं बेटा। अब यहाँ पे हमें कहता है कि बेरिंग के साथ हमारा ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। बेरिंग विद ट्रिग्नोमेट्री आ सकता है आपका B52 में। अब यहाँ कहता है डायग्राम शो द पोजीशन ऑफ थ्री पोर्ट्स ए बी एंड सी, ठीक है। द बेरिंग ऑफ पोर्ट बी फ्रॉम पोर्ट ए, फ्रॉम के आगे ए लिखा हुआ है, मतलब नॉर्थ का बनेगा, ए पे बनेगा। नॉर्थ का हमारा ए पे नॉर्थ बना, कहाँ तक जाएंगे? पोर्ट बी तक। क्लॉकवाइज स्टार्ट करना है पोर्ट बी तक, पोर्ट बी यहाँ तक ऐसे। इसका एंगल हमें दिया हुआ है 107, ये 107 की है, ठीक है। द बेरिंग ऑफ पोर्ट सी फ्रॉम पोर्ट ए इज 192। ए पे हमने नॉर्थ बनाया और सी तक गए, सही है, सी तक जाना है ना, 192। बेटा ये 192 गिवन है हमें, ठीक है। जो गिवन था हमने लिख लिया। ए बी 176, ए सी 132। फाइंड द बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम बी। क्या बोला है? फाइंड द बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम बी। फ्रॉम के आगे क्या लिखा हुआ है? बी लिखा हुआ है। फ्रॉम के आगे क्या लिखा हुआ है? बी लिखा हुआ है। नॉर्थ कहाँ बनेगा बेटा? बी पे बनेगा, बी पे हमने नॉर्थ बना लिया। नॉर्थ कहाँ बना? फ्रॉम के आगे भी लिखा हुआ है, बना लिया हमने यहाँ पे नॉर्थ। राइट साइड से स्टार्ट करेंगे, कहाँ तक जाना है बेटा? ए तक जाना है। तो राइट साइड से स्टार्ट करके हमें ए तक की जो लाइन है, ए बी की लाइन, वो ये है। ये फाइंड करना है बेसिकली हमें, ये। तो ये फाइंड करने के लिए अगर हम यहाँ देखें तो ये यू बन रहा है। यू रूल याद है क्या होता था? यू रूल के अंदर वाले जो एंगल्स होते हैं वो 180 होता है। बेटा अगर मुझे ये वाला एंगल फाइंड करना है, मैं क्या करूंगा? 180 में से 107 माइनस करूंगा, क्योंकि यू के अंदर वाले जो एंगल्स हैं 180 के बराबर हैं। जब ये 180 के बराबर हैं
ये 107 है तो ये वाला एंगल आ जाएगा 180 से माइनस करके, विच विल बी हाउ मच, 73। ठीक है, ये एंगल आ गया 73। मुझे तो चाहिए था ये वाला एंगल, मैंने ये क्यों निकाला फिर? ये वाला चाहिए था ना मुझे तो, मैंने ये क्यों निकाला? बेटा देखो, ये जो टोटल होता है ये 360 होता है, ये हमें पता है, ऐसा ही है। ये 73 है तो ये कितना होगा? 360 में से हम माइनस कर देंगे 73 को, विच विल बी हाउ मच, 280, 287। ठीक है, उसके बाद हमें निकालना है कैलकुलेट बी सी को। बी से लेकर सी तक की वैल्यू निकालनी है हमें, ये वाली वैल्यू। ठीक है, बी से सी तक की ये वैल्यू निकालनी है, जरा एक चीज बताओ। अच्छा बेटा, अब करेंगे क्या, ये वैल्यू निकालनी है हमें। हमें कोई एंगल गिवन है, ये एंगल पूरा नहीं, ये पूरा गिवन है, ठीक है, ये नहीं है सिर्फ मेरे पास, ट्रायंगल के अंदर के एंगल की बात हो रही है। ये भी पूरा गिवन है, ये 107 है। क्या ये वाला एंगल मैं निकाल सकता हूँ, एक एंगल, ये वाला एंगल जो राइट से बना है? तो 192 में से 107 अगर मैं माइनस करूंगा, इट विल बी हाउ मच, आई थिंक 85 होगा, बट स्टिल चेक कर लेता हूँ। कैसे 85? ट्राइंगल है, एंगल एक है, दो साइड्स हैं, और एक और साइड निकालनी है मुझे। कौन सा रूल लग सकता है, कौन सा रूल लगेगा? तो बता सकते हैं चैट पे। एक एंगल है, दो साइड गिवन है, तीसरी साइड निकालनी है, कौन सा रूल लग सकता है? नहीं, साइन नहीं लग सकता, एक एंगल है, एक एंगल होगा तो कौन सा रूल, सिर्फ एक एंगल है, दूसरा कोई एंगल फाइंड नहीं करना, साइड फाइंड करनी है। कोसाइन, यस। जब एक एंगल है कोसाइन, एक से ज्यादा होगा तो फिर साइन, याद रखनी है बात। एक एंगल है तो कोसाइन, एक से ज्यादा होगा तो साइन। ठीक है, एक एंगल गिवन है ना, तो वो एक एंगल को हमें कोसाइन रूल तो लगाना है, और हमेशा याद रखना है कि जो एक एंगल गिवन है ना, उसको हम कहेंगे एंगल ए। क्या कहेंगे, एंगल ए। ठीक है, अच्छा बेटा, इसको एंगल ए कह दिया हमने, इसको एंगल ए कह दिया। अब फॉर्मूला लगाएंगे, ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए। मैंने क्या कहा था, ये मेरे फॉर्मूले के हिसाब से हमेशा जो है एक एंगल गिवन है कोसाइन रूल में, वो एंगल ए कहलाएगा, उसके सामने वाली साइड हमेशा साइड ए कहलाएगी, ये बात याद रखनी है। बाकी इस साइड को आप बी ले लो, इसको सी ले लो, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, उसको सी ले लो, उसको बी ले लो, बी और सी तो मुझे कभी फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे ए वाली साइड और ए एंगल से फर्क पड़ता है बस। ठीक है, ए एंगल आपका ये है, और हमेशा ए साइड आपकी उसके सामने वाली, एक ही एंगल गिवन है, वो ए एंगल होता है। बस वैल्यूज पुट करेंगे, आंसर निकालेंगे। अब ए साइड मुझे निकालनी है, उसकी जगह मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर। बी मेरे पास है 132 स्क्वायर, और मेरे पास सी है 176 स्क्वायर, माइनस टू, बी मेरे पास है 132, 176 माइनस टू, बी है मेरे पास 132, 176 और एंगल। ठीक है जी, इसको पूरे को मैं कैलकुलेटर में डाल सकता हूँ, मगर सही से डालना। तो मेरे पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू है 94138, 94138। ठीक है, अब अंडर रूट करेंगे, एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 306.8। ठीक है जी, एक्स की वैल्यू मेरे पास आ गई, जो इन्होंने बीसी की वैल्यू मुझे बोली। ठीक है जी, ये 4 मार्क का क्वेश्चन था, तो साइन लगा। आगे चलते हैं। अच्छा बेटा, अब यहाँ पे हमें कहता है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पी क्यू आर इज अ ट्राइंगल, एस इज द पॉइंट पी आर, एस इज ऑन द पॉइंट, इज द पॉइंट ऑन पी आर। ओके, पॉइंट दिया हुआ है एस, और पी क्यू आर ट्राइंगल है। ओके, पी एस 10.3 दिया हुआ है, ठीक है, आर क्यू आर प्लस 12.6 दिया हुआ है।
क्यू पी एस 48 है, क्यू 42 सॉरी, क्यू आर एस 35, क्यू आर एस 35 गिवन है, ठीक है। कैलकुलेट क्यू एस मुझे ये फाइंड करना है। ओहो, अच्छा कुछ फाइंड। अब थोड़ा सा इसमें थोड़ा ज्यादा दिमाग लगेगा, ठीक है ना। 5 मार्क का क्वेश्चन है ना, तो आसानी से नहीं होगा। क्यू एस ये वाली साइड निकालनी है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। अगर हम इसमें ये करें कि ये बड़े वाले ट्रायंगल को लें, इसके सामने ये है, इस एंगल 35 के सामने हमारे पास ये साइड है, राइट। ये साइड आ जाएगी। क्यों ये साइड निकालें, हमें तो चाहिए क्यू एस। बेटा ये इसलिए निकालें, अगर ये साइड आ जाए हमारे पास, जब ये साइड आ जाएगी हमारे पास, हम ये वाले छोटे ट्रायंगल में हमारे पास ये साइड है, ये साइड है, ये एंगल है, कोसाइन रूल से हम ये वाली साइड निकाल सकते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले बड़ा वाला ट्रायंगल लिया, मैं आपसे रिपीट कर रहा हूँ। 42 के सामने ये है, ये पेयर बन रहा है, और 35 के सामने हमारे पास ये पेयर बन रहा है। ये वाली वैल्यू निकालने का, तो इसको मैं कहता हूँ अभी एक्स, जो क्यूपी निकालना है मुझे, ठीक है। साइन रूल लगाएंगे, इसके सामने ये, इसके सामने ये। तो हम कहेंगे साइन 42/12.6, ठीक है। साइन एंगल लिखा, सामने 12.6, इस तरह साइन 35/x, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x मल्टीप्लाई होगा साइन 42 से, और 12.6 मल्टीप्लाई होगा साइन 35 से। साइन 42 वहाँ डिवाइड हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे लगता है ये देंगे आपके पेपर में इस तरह का क्वेश्चन। प्योर प्योर आपका ट्रिग्नोमेट्री का भी क्वेश्चन है, इसमें बेरिंग भी टेस्ट नहीं हो रहा, मगर ट्रिग्नोमेट्री भी अच्छी टेस्ट हो रही है। पहले साइन रूल लगा रहे हैं, अब देखना आगे कोसाइन रूल भी लगेगा। साइन 42 वहाँ डिवाइड हो जाए। 12.6 साइन 35/साइन 42, ये आपके पास आएगा 5.886। यही आ रहा है, एक्स की वैल्यू आ रही है 5.886, ठीक है। ये तो आ गई मेरी इसकी वैल्यू। अब क्या करूंगा बेटा, ये वाले ट्रायंगल के अंदर मुझे ये वाली वैल्यू चाहिए ना, तो मैं वाई रख देता हूँ। ये वाले ट्रायंगल के अंदर एक साइड गिवन है, दूसरी साइड गिवन है, ये एंगल एक ही एंगल पे काम हो रहा है, दूसरी साइड निकाली है। तो ये जब एंगल पे काम हो रहा है, तो ये क्या होगी बेटा, ए एंगल, और एक ही एंगल होता है तो ए एंगल, और ये ए साइड। फॉर्मूले के हिसाब से ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस एंगल, ठीक है। ये करने के बाद ए की जगह बेटा मैं क्या लिखूंगा, ए साइड की जगह में वाई लिखूंगा, और ए एंगल की जगह में 42। तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे मैंने 42 लिखा कॉस के साथ। बी और सी में कुछ भी ले सकता हूँ, ये भी ले लूँ, ये सी ले लूँ, या बी ले लूँ, ये सी ले लूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ती। तो 5.886 में बी ले लेता हूँ, तो मैंने एक्स की वैल्यू निकाली है। सी की जगह 10 ठीक है। उस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे हम। अब जो बच्चे गलतियां करते हैं उसकी बात करते हैं। नहीं, यहाँ नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ तो बहुत ईजी है, यहाँ तो बस पूरे कैलकुलेटर में डालना है इसको। क्या आंसर देता है वाई की वैल्यू 189.234, ठीक है। इसको अंडर रूट करेंगे, वाई की वैल्यू आएगी
7 6। ये मेरे पास आंसर आया। इट वॉज अ वेरी गुड क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। और मेरे ख्याल से इस तरह का क्वेश्चन आपका जरूर टेस्ट करेंगे आपके P2 के लिए। एक आध और क्वेश्चन करते हैं। अच्छा ये देखो, ये बेरिंग वाले क्वेश्चन है। अभी इस तरह का क्वेश्चन किया था हमने, तो ये वाला नहीं करा रहा, ये आपने ट्राई करना है घर पर। तो ये उसी का ही पार्ट है। हम ये वाले क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद वाइंड अप करते हैं, ठीक है? ये वाले क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर आपको जो मैंने क्वेश्चन छोड़े हैं और बोला है करने का, तो वो जरूर करना, मगर मजीद पास पेपर के क्वेश्चन भी जरूर करना। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन करके हम वाइंड अप करेंगे। एक मिनट देना। अच्छा, द डायग्राम शोज क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस। एस क्यू 15 है, एस पी क्यू 67 है, पी क्यू एस 74 है। ठीक है, एस क्यू आपका 15 है, एस पी क्यू 67 है, ठीक है, पी क्यू एस, हमें दिया हुआ 74। कैलकुलेट पी एस, ये निकालना है। बहुत आसान है, देखो ट्राइंगल बना हुआ है, ये पेयर बन रहा है, ये पेयर बन रहा है, दूसरा वाला जो वैल्यू निकालनी है। मैंने क्या कहा था, जब दो, एक ट्राइंगल है जिसके अंदर 90 डिग्री नहीं है, तो दो रूल लग सकते हैं, साइन रूल, कोसाइन रूल। अब यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, साइन लगेगा, कोसाइन? कोई बता सकते हैं जल्दी से चैट पे? साइन लगेगा, कोसाइन पहले पार्ट करें। जी, साइन रूल लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे साइन रूल क्यों? क्योंकि पेयर बन रहा है। ठीक है, जब पेयर बन रहा है तो साइन रूल, जब से पेयर बन रहा है तो साइन रूल लगेगा। इसका मतलब क्या है कि, इसका मतलब क्या है कि 74 के सामने ये वाली साइड है जिसको हम कहेंगे एक्स साइड, जो पी एस मुझे फाइंड करनी है। तो साइन 74 ओवर एक्स, और इसके सामने ये पेयर बन रहा है साइन 67 ओवर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स की वैल्यू निकालेंगे, 15 मल्टीप्लाई होगा साइन 74 से, ठीक है, और एक्स मल्टीप्लाई होगा साइन 67 से। ये साइन 67 दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, कैलकुलेटर में पुट करेंगे इसको। 15 साइन 74 ओवर साइन 67, वैल्यू क्या आ रही है? 17.27। ये आपके एक्स की वैल्यू आ गई, जो पी एस की वैल्यू है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आगे हमें कहता है कि पी एस आर 96 से पी एस और आर, ये मतलब ये पूरा इन्होंने 96 दिया हुआ है। ओके, और एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा? क्यू आर एस, क्यू आर और एस। पर इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, इसका ट्राइंगल का एरिया दिया 63। एस आर, शो दैट एस आर इज 10। क्यू आर एस, एस आर जो है वो कहते हैं ये 10 है। एस आर जो है ये 10। अच्छा देखो, सबसे पहले तो समझना है इस चीज को कि पूरा 96 दिया हुआ है। मैं ये निकाल सकता हूँ, ये वाला तो मुश्किल नहीं है ना, ट्राइंगल है। ट्राइंगल के अंदर दो एंगल्स दिए हुए, तीसरा निकाल सकते हैं हम। तो तीसरा क्या होगा? 180 में से 74 और 67 माइनस करेंगे। 180 में से 74 67 अगर माइनस करें, 39 आ गया मेरे पास। ठीक है, ये 39 एंगल आ गया। ये कितना होगा बेटा? 96 से माइनस कर देंगे, 39 विच विल बी,
57। ये 57 हो गया एंगल। बेटा मुझे बताओ एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एक एंगल और दो साइड्स, ऐसा ही है। ये अगर एंगल लूंगा, मतलब ये तीन साइड्स है ना इस ट्रायंगल के अंदर, ये तीन साइड्स हैं। अगर मैं ये वाली लेता हूँ साइड, ये वाला एंगल लेता हूँ, तो ये वाली साइड नहीं लूंगा, ये एंगल मतलब दो साइड कोई भी लेनी है, और तीसरी साइड के सामने वाला एंगल, ऐसा ही। अगर मुझे इसके एरिया का फॉर्मूला निकालना है, एरिया ऑफ QRS, तो मैं क्या करूंगा, 1/2, और दो साइड लूंगा, एक 15 गिवन है, और एक ये वाली जो मुझे निकालनी है SR, 15 × SR, ये दो साइड ले ली, ये वाली साइड और ये वाली, तीसरी वाली साइड के सामने वाला एंगल विच इज 57, तो मैं लिखूंगा साइन 57। ठीक है जी। एरिया ऑफ QRS मुझे गिवन है 63, 1/2 इंटू 15 इंटू SR इंटू साइन 57। बेटा इसको सॉल्व करेंगे अब हम किस तरह, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, SR को अलग रखते हैं क्योंकि SR है वो, क्योंकि इसकी वैल्यू नहीं है ना फिर। 1/2 इंटू 15 इंटू साइन 57, विच इज 3.27। SR 3.27, ये मेरा आंसर है। 3.27 को वहां डिवाइड करूंगा मैं, 63 डिवाइड बाय आंसर, कुछ गलत आ रहा है, मतलब ये क्या रहा है, डिग्रीज में, सॉरी कैलकुलेटर मैंने रेडियन में क्या हुआ था, 6.29। ठीक है, ये 6.29 जो है ये वहां जाके डिवाइड होगा, 63 डिवाइड बाय आंसर विच इज 10.015, और हमें शो क्या करना था, 10 शो करना था, जो हो गया हमारा। ठीक है जी, लास्ट पार्ट हमारा, कैलकुलेट QR। अब हमें क्या निकालना है बेटा, QR निकालना है। अब QR वाले ट्राइंगल को अगर मैं यहाँ बना दूं, ये वाले ट्राइंगल को यहाँ बना दूं, इसके अंदर ये 15 है, ये 57 है, ये 10 मैंने अभी शो किया, मुझे ये निकालना है। अगर मैं ये देखूं, इसके अंदर सिर्फ एक ही एंगल है, जब एक ही एंगल है तो कौन सा रूल यूज होगा, 90 डिग्री नहीं है तो कौन सा रूल यूज होगा, ये ए एंगल है, ये ए साइड है। ठीक है, इसको बी ले सकता हूँ, इसको सी ले सकता हूँ, यूज मैं कोसाइन रूल करूंगा, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन सी साइड बी होगी कौन सी साइड सी होगी। ठीक है, बस ए एंगल मुझे पता होना चाहिए, उसके सामने वाली साइड ए साइड होगी। कोसाइन रूल यूज करेंगे, A² इक्वल्स टू B² प्लस C² माइनस 2BC कॉस एंगल A² वाली जो साइड है वो X² हो गई, बी और सी वाली कौन कौन सी होंगी, 10 और 15, और कॉस मेरे पास एंगल क्या है, 15। प्लस पूरे वो कैलकुलेटर में डालेंगे। तो X² की वैल्यू बेटा क्या आ रही है, 161.6, इसको अंडर रूट करेंगे और एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 12.7। ये मेरे पास आंसर आई, ये QR का आंसर आ गया बेटा। होपफुली ये चीज क्लियर हो गई होगी बेटा। साइन रूल कोसाइन रूल मैंने कोशिश की आपको मैक्सिमम यही बताऊं, मोस्टली ट्रिग रेशियो पाइथागोरस थ्योरम आ सकते हैं, मगर मोस्टली चांसेस है साइन रूल कोसाइन रूल टेस्ट करें आपसे ट्रिग्नोमेट्री में। स्टिल अगर कोई क्वेश्चन तो जैसे यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन है, इसके अंदर आपका ट्रिग रेशियो यूज होगा। आप लोग ट्राई करना इसको अच्छी तरह, तो मुझे बताना। यहाँ तक अगर कोई सवाल है तो पूछ लो, वरना वी आर डन फॉर टुडे। हमने 4 टॉपिक्स रिवाइज किए हैं, कल 3 किए थे, आज 4 किए हैं। इंशाल्लाह कल की क्लास में 2-3 और करेंगे, और हमारे P2 की अच्छी तैयारी हो जाएगी। जो छोटे छोटे टॉपिक्स मैं बता दूंगा, उनकी वीडियोस भी भेज दूंगा, ताकि वो भी देख लो आप लोग साथ साथ।